चलो इसके बाद ये टॉपिक आएगा आपका, देखो आज लाइक पोटेंशियल एनर्जी से फोर्स कैसे फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये बड़ा सिंपल सा मेथड है यार, फोर्स निकालना है अगर आपको पोटेंशियल एनर्जी से, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड रिजल्ट है इसमें, प्योरली मैथमेटिक्स से। जस्ट क्या क्या करना है देखो, आप जो भी पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन दिया जाए तुम्हें क्वेश्चन में, जो भी पोटेंशियल एनर्जी की इक्वेशन दी जाएगी उसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो और माइनस लगा लो, मतलब माइनस डी यू बाई डी एक्स। तो इससे आपको मालूम चल जाएगा फोर्स के एक्स कंपोनेंट की वैल्यू कितनी होगी। ऐसे ही आप पोटेंशियल एनर्जी के फंक्शन को वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो विथ माइनस साइन, तो फोर्स का वाई कंपोनेंट, एंड सिमिलरली फोर्स के जेड कंपोनेंट की बात करेंगे। तो इंडिविजुअल कंपोनेंट्स निकाले जाएंगे बाय सेपरेट डिफरेंशिएशन। पोटेंशियल एनर्जी को डिफरेंशिएट करना है 3 बार करेंगे, 3 कंपोनेंट्स फाइंड करने के लिए। अगर एक सिंगल कंपोनेंट तो सिंगल डिफरेंशिएशन करना है, नंबर ऑफ कंपोनेंट्स पे डिपेंड करेगा ये। बट ये लास्ट पॉइंट अगर आप देखो तो ये सारे डिफरेंशिएशंस के बारे में क्या स्टेटमेंट लिखा हुआ है, ये किस टाइप के डिफरेंशिएशंस हैं यहाँ पर। तो ऑल द डेरिवेटिव्स आर, आपको लिखा जा रहा है यहाँ पर, दे आर बेसिकली पार्शियल डेरिवेटिव्स। अब ये मेरे ख्याल से आप लोग जानते हो कि पार्शियल डेरिवेटिव क्या होता है, कि अगर u मल्टीपल वेरिएबल्स का फंक्शन आ रहा हो, एक्स वाई जेड तीनों वेरिएबल्स हैं, तीनों का ही फंक्शन चल रहा हो, तो पार्शियल डेरिवेटिव करने के लिए बेसिकली जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हो आप, उसके अलावा बाकी के जो पैरामीटर्स होते हैं, दैट मीन्स कि अगर हम माइनस डी यू बाई डी एक्स कर रहे हैं तो इस डिफरेंशिएशन को करते वक्त जो रिमेनिंग पैरामीटर्स यानी कि y और z होंगे उनको एज अ कांस्टेंट ट्रीट किया जाएगा। तो जब माइनस डी यू बाई डी वाई कर रहे होगे तो इसको डिफरेंशिएट करते वक्त बाकी के पैरामीटर्स यानी कि x और y उनको आप एज अ कांस्टेंट ट्रीट करोगे। एंड सिमिलरली z वाले को जब कर रहे होंगे तो इस टाइम पर हम x और सॉरी इसमें ऊपर गलत हो गया, सेकंड वाले में ना x और z को कांस्टेंट मानेंगे बिकॉज डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में, और जब z के रिस्पेक्ट में है तब आप x और y को एज अ कांस्टेंट ट्रीट करके डिफरेंशिएट करोगे। सो सिंपल सा टॉपिक है, डायरेक्टली क्वेश्चंस पे मूव कर रहे हैं। फर्स्ट जैसे मान लो यहाँ पर, तो अब इसमें क्वेश्चन में ये कहा गया, आपको डायरेक्टली कहा जा रहा है कि ये वन डायमेंशनल फोर्सेस हैं। तो वन डायमेंशन है तो इसमें मुझे सिर्फ एक ही कंपोनेंट फाइंड करना पड़ेगा फोर्स का, और क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी तीनों ही ऑप्शंस में y का फंक्शन दिया जा रहा है आपको, जब ये फंक्शन ऑफ y गिवन है तो इसका मतलब क्लियर है कि फोर्स में सिर्फ y कंपोनेंट्स मिलेंगे। तो अब आप इसमें से डायरेक्टली निकाल सकते हो, पार्ट ए के लिए फोर्स कैलकुलेट करना है तो इसमें सिंपली माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू y। अब आप तीनों में सेम करना है आपको, तीनों में एक ही काम करना है, फोर्स फाइंड आउट करने के लिए डिफरेंशिएट करो इसको y के रिस्पेक्ट में। कर लेंगे या फिर डिफरेंशिएशन करके दिखाऊं इसका, कर लेंगे सर, है ना। कर लेंगे सर। y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए, बाकी आंसर आ जाएगा, फोर्स की वैल्यू मिल जाएगी आपको सिंगल वेरिएबल में। नेक्स्ट एग्जांपल दिखा देते हैं जहां पर डबल वेरिएबल्स हैं, मतलब एक्स वाई जेड तीनों का फंक्शन है अगर ये, तो जब तीनों का फंक्शन होगा तो आप इसमें सेपरेटली करो, एफ एक्स फाइंड करेंगे। तो एफ एक्स फाइंड करेंगे, बेसिकली ये पार्शियल डेरिवेटिव है, बार बार बोल रहा हूँ, माइनस डी यू बाई डी एक्स करिए, लेकिन डिफरेंशिएट करते वक्त वाई और जेड को आप कांस्टेंट मान करके डिफरेंशिएट करोगे। तो क्या रिजल्ट आएगा देखो, अगर हम इसको डिफरेंशिएट करें माइनस साइन बाहर आएगा, ए एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पर 2x, और वाई स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे, लेकिन वाई को हम लोगों ने कांस्टेंट की तरीके से माना हुआ है, तो वाई स्क्वायर अगर कांस्टेंट है डिफरेंशिएशन 0, प्लस बी भी कांस्टेंट है और जेड भी कांस्टेंट है, ये 0, ये हमारा फोर्स का एक्स कंपोनेंट। ऐसे ही वाई कंपोनेंट फाइंड करो, माइनस डी यू डिवाइडेड बाई डी वाई करके, यानी आप यहाँ पर आप एक्स और जेड इनको कांस्टेंट मान लो, तो ये रिजल्ट आएगा माइनस, अब ए इसकी बार एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 0 होगा कांस्टेंट होने की वजह से, वाई स्क्वायर डिफरेंशिएट करेंगे तो 2y, और बी जेड स्क्वायर फिर से 0 हो जाएगा, एंड लास्ट में एफ ऑफ जेड तीसरा कंपोनेंट माइनस डी यू बाई डी जेड, जिसमें से एक्स और वाई एज ए कांस्टेंट ट्रीट किए जाएंगे। तो ये आसान टॉपिक है, मतलब इसका क्या आंसर आ जाएगा अगर एक्स और वाई दोनों ही कांस्टेंट हो गए, तो पहला टर्म जो ये वाला है ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये 0, सिर्फ बी जेड स्क्वायर डिफरेंशिएट होगा, उसमें बी कांस्टेंट, जेड स्क्वायर डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 टाइम्स जेड, ये फाइनल आंसर आ जाएगा आपका। तीनों कंपोनेंट्स मिल जाएंगे, इसको वेक्टर में फिर रिप्रेजेंट कर सकते हो फोर्स को। सर हम्म, सर ये पोटेंशियल एनर्जी को डायरेक्शनल दिखाने का क्या मतलब होता है सर? वो तो एक तरीके से डॉट प्रोडक्ट कह सकते हैं उसको, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का।
पोटेंशियल एनर्जी को डायरेक्शन कहाँ दिखाई है? फोर्स की डायरेक्शन दिखा रहे हैं यार। नहीं सर, इसमें ये एक्स वाई जेड के कंपोनेंट्स सर उसके उससे डिनोट किया गया ना इसमें, तो कंपोनेंट्स उससे नहीं, ये फंक्शन है, कंपोनेंट नहीं है, इसको फंक्शन कह सकते हो। मतलब पोटेंशियल एनर्जी, देखिए पोटेंशियल एनर्जी पोजीशन पे डिपेंड करती है भाई। पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन सिंपल से पढ़ो तो क्या बोलते हो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन में, कि काइनेटिक एनर्जी कहते हो बाय वर्च्यू ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, एनर्जी बाय वर्च्यू ऑफ द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। और पोटेंशियल एनर्जी की जो बेसिक डेफिनेशन है वो यही कही जाती है, इट इज द एनर्जी ऑफ सिस्टम ड्यू टू द कॉन्फ़िगरेशन या ड्यू टू द पोजीशंस। तो पोजीशंस को एक्स वाई जेड से रिप्रेजेंट किया गया है यहाँ पर। वो ओके सर। कंपोनेंट्स नहीं है, वो जस्ट फंक्शंस हैं। तो इसके बाद प्रोसीड कर जाएंगे। सिमिलरली एक और एग्जांपल देख लो यहाँ पर, पोटेंशियल एनर्जी माइनस के एक्स वाई है। अब अपने आप करके बताइए इसका क्या आंसर आएगा। U इक्वल टू माइनस के एक्स वाई है ना, इसमें से कौन सा आंसर बनेगा अगर फोर्स निकालना हो? सेम कंसेप्ट लगाना है आपको, सेम कंसेप्ट निकालिए कि फोर्स का एक्स कंपोनेंट फाइंड करने के लिए माइनस डी यू बाई डी एक्स करिए, वाई को कांस्टेंट मान करके, वाई एज ए कांस्टेंट। और वाई कंपोनेंट फाइंड करने के लिए माइनस डी यू बाई डी वाई करिए, उसमें एक्स को कांस्टेंट मान लीजिए। कौन सा आंसर बन रहा है बच्चे बताइए? ऑप्शन ए। ठीक, करेक्ट। नेक्स्ट इसका भी देख लीजिएगा, इसको छोड़ दे रहे हैं, ये आपके लिए होमवर्क टाइप रहेगा, मतलब अपने आप कर लीजिएगा, ये भी सेम है, जस्ट डिफरेंशिएशंस करने हैं और कुछ नहीं करना है इसमें। नेक्स्ट पे आ जाओ। ये पोटेंशियल एनर्जी आर का फंक्शन है, दैट मीन्स पोटेंशियल एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ आर। जैसे ग्रेविटेशन पढ़ते हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ते हो, तो पोटेंशियल एनर्जी आर के फंक्शंस में आती है ना। फोर्सेस भी आर के फॉर्म में दिखे जाते हैं, ग्रेविटेशन में जी एम वन एम टू बाई आर स्क्वायर, कुलम्स लॉ में के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर। तो जहां पर आर का फैक्टर आएगा, मतलब रेडियल डिस्टेंस का फैक्टर आएगा, वहां पर भी सेम कंसेप्ट लगाओगे। अब आप यहाँ पर फोर्स फाइंड करने के लिए एक्स वाई जेड की जगह पर माइनस डी यू बाई डी आर करें। बेसिकली मैथमेटिक्स में दो तरीके के आप कोऑर्डिनेट सिस्टम फॉलो करते हो ना, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम कार्टेशियन वाला होता है जिसमें एक्स वाई जेड लिखते हो, और एक पोलर पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम्स होते हैं जिसमें आर और थीटा का फॉर्म लेते हो। तो ये बेसिकली आर के फॉर्म में है, पोटेंशियल एनर्जी ए बाई आर, स्ट्रेट फॉरवर्ड माइनस डी यू बाई डी आर करो। अब आप देख लो फोर्स की जो वैल्यू बनेगी यहाँ पर, माइनस एंड डिफरेंशिएशन डी बाई डी आर ऑफ फंक्शन ए बाई आर। मेरे ख्याल से ये क्लियर हो जाएगा, फोर्स की वैल्यू ए बाय आर स्क्वायर, ठीक लिखा है मैंने, ए बाई आर स्क्वायर ही आएगा या फिर माइनस ए बाई आर स्क्वायर आएगा यार, वन बाई आर को डिफरेंशिएट करें तो ठीक है, सही। ठीक है ना। स्ट्रेट में मतलब अगर रेडियल डिस्टेंस है तो आर के फॉर्म में डिफरेंशिएट करिए, एक्स वाई जेड है तो फिर पीछे के एग्जाम्पल्स मैंने बता दिए, ऐसे आप आसानी से फोर्स निकाल सकते हो कहीं पर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहे हैं, देखो व्हाट डज द स्लोप ऑफ ग्राफ ऑफ यू वर्सेस एक्स रिप्रेजेंट। स्लोप ऑफ द ग्राफ, मतलब पोटेंशियल एनर्जी और एक्स के बीच में अगर हमने एक ग्राफ प्लॉट किया है तो उसके स्लोप से आपको क्या मिलेगा, है ना। कौन सा ऑप्शन होना चाहिए बताएं? हाँ एक्स कंपोनेंट ऑफ डी। फोर्स होगा हाँ जी, तो सर, डी। हाँ माइनस डी यू बाई डी एक्स। इसमें एक चीज का ध्यान रखना है, माइनस डी यू बाई डी एक्स फोर्स नहीं है, माइनस डी यू बाई डी एक्स फोर्स का सिर्फ एक कंपोनेंट है, वो भी एक्स वाला कंपोनेंट। इसमें जल्दीबाजी में ना बी ऑप्शन भी लोग मार देते हैं, नेगेटिव ऑफ द फोर्स। तो ये फोर्स नहीं आएगा बिकॉज आपने सिर्फ एक्स के साथ ग्राफ लिया है इसका, तो इट इज द नेगेटिव ऑफ एक्स कंपोनेंट ऑफ द फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट, दैट मीन डी ऑप्शन कहेंगे आप इसमें। फोर्स में वाई कंपोनेंट्स भी होंगे, जेड कंपोनेंट्स भी होंगे। और स्लोप क्यों कह रहे हो, बिकॉज डिफरेंशिएशन का मतलब ही स्लोप होता है, डी यू बाई डी एक्स करने का ग्राफिकल मतलब स्लोप है, स्लोप निकाल दो आप, और उसके बाहर एक माइनस साइन लगा तो माइनस टाइम्स ऑफ स्लोप इज इक्वल टू फोर्स ऑफ द फोर्स अलोंग द एक्स डायरेक्शन। तो ऐसे ही अगर पोटेंशियल एनर्जी और वाई के बीच में ग्राफ होता, तो अगर पोटेंशियल एनर्जी एंड वाई के बीच में ग्राफ प्लॉट कर लिया जाए और उसका स्लोप निकाल करके उस स्लोप के आगे नेगेटिव साइन लगा दो आप, नेगेटिव द वाई कंपोनेंट ऑफ द। हाँ तो वो नेगेटिव ऑफ वाई कंपोनेंट ऑफ द फोर्स के बराबर आ जाएगा। तो ये सब बेसिक पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट आइए, टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम का एक टॉपिक आता है इस चैप्टर में यार, स्टेबल इक्विलिब्रियम, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ये कैसे आइडेंटिफाई करते हो। पहली बात यहाँ पर क्लियर कर दें कि ये इक्विलिब्रियम पार्टिकल्स की बात हो रही है, बॉडीज की बात नहीं कर रहे हैं। पार्टिकल और बॉडीज में फर्क होता है, जब हम बॉडी का इक्विलिब्रियम कहेंगे तो वहां पर कंडीशंस बदल जाती हैं वो आप रिजिड बॉडी मैकेनिक्स में पढ़ोगे, रिजिड बॉडी मैकेनिक्स आपका रोटेशनल मैकेनिक्स के साथ आएगा।
क्योंकि बॉडीज के इक्विलिब्रियम के लिए दो कंडीशंस लगाई जाती हैं, एक सम ऑफ ऑल फोर्सेस जीरो होना चाहिए और साथ में एक और कंडीशन लगाई जाती है वहां पर सम ऑफ टॉर्क बाय ऑल द फोर्सेस वो भी जीरो होना चाहिए। यहाँ पर हम टॉर्क की बात इसलिए नहीं करेंगे, जरूरत नहीं है हमें टॉर्क की डिस्कशन करने की, क्योंकि हम यहाँ पर जो इक्विलिब्रियम कंसिडर कर रहे हैं वो सिर्फ एक पार्टिकल का कंसिडर कर रहे हैं। तो सिर्फ एक कंडीशन फॉलो करेंगे, दैट सम ऑफ ऑल फोर्सेस शुड बी जीरो। ये हमारी सिंगल कंडीशन होगी इक्विलिब्रियम का मतलब। बॉडीज में मैं फिर बोल रहा हूँ, बॉडीज में इक्विलिब्रियम की दो कंडीशंस होती हैं, सम ऑफ फोर्सेस जीरो प्लस सम ऑफ टॉर्क भी जीरो होना चाहिए। टॉर्क पार्टिकल के लिए डिफाइंड नहीं है, वो सिर्फ बॉडीज के लिए ही डिफाइंड होता है, तो टॉर्क वाला टॉपिक यहाँ से स्किप कर जाओ। और स्पेशल केस अगर आप कंसिडर करें जहां बॉडी पर सिर्फ एक ही फोर्स लग रही है, ओनली वन फोर्स, तो सम ऑफ ऑल फोर्सेस की जगह पर आप ये कह देंगे जब सिर्फ एक फोर्स लग रहा होगा बॉडी के ऊपर, सिंगल फोर्स पार्टिकल है, तो उस फोर्स की वैल्यू को जीरो कर देना है। फोर्स इक्वल टू जीरो करके आपको अपने आप इक्विलिब्रियम मिल जाएगा। तीन टाइप के इक्विलिब्रियम है, स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। कैसे पता लगाते हैं कि ये इक्विलिब्रियम स्टेबल होगा या अनस्टेबल होगा? तो उसके लिए ना यहाँ पर एक पॉइंट लिखा हुआ है, देखो कि अगर हम पार्टिकल्स मान लेते हैं रेस्ट पे थे पहले, इनिशियली एट रेस्ट एट द इक्विलिब्रियम पॉइंट, मान लिया जाए कि पार्टिकल स्टार्टिंग में रेस्ट पे हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट पर, और उसके बाद समवन शिफ्ट द पार्टिकल टू अनदर पोजीशन एंड लेट द पार्टिकल गो। एज एग्जांपल आप ये ले सकते हो कि मान लो अगर हम ये कहें कि स्प्रिंग से अटैच्ड एक पार्टिकल है और वो रेस्ट पे है, मतलब एम मास का पार्टिकल रेस्ट पे है अभी और स्प्रिंग अपनी नॉर्मल लेंथ पर है, तो ये फर्स्ट पॉइंट हो गया, पार्टिकल इज इनिशियली एट रेस्ट एट द इक्विलिब्रियम पोजीशन। इसके बाद क्या करना है, नाउ समवन शिफ्ट द पार्टिकल, यानी कि कोई आकर के इसको खींचे, इसको पुल कर दें, और पुल करके अगर मैं स्प्रिंग को एलोंगेट करके फिर वापस छोड़ देता हूँ इसको, अगर स्प्रिंग एलोंगेट करके और इस मास को आप छोड़ दीजिए, छोड़ने का मतलब इसको आप फ्री कर दूं, तो फ्री करने के बाद क्या होगा, ये बॉडी क्या ये इसी प्लेस पर वापस रुक, यहीं पर रुक स्टे कर जाएगी या फिर ये पीछे लौट जाएगी? तो अगर स्प्रिंग है तो हम सबको पता है कि इसमें ऑसिलेटरी मोशंस होते हैं, स्प्रिंग के साथ अगर पार्टिकल लगाते हो आप तो ये टू एंड फ्रो करेगा, दैट मीन्स ये पार्टिकल जैसे ही आप स्प्रिंग को स्ट्रेच करके छोड़ोगे ये वापस उसी जगह जाने की कोशिश करेगा जहां पर वो पहले रेस्ट पर था, फिर से वहीं जाएगा। इस टाइप के इक्विलिब्रियम को आप डिफाइन कर रहे हो स्टेबल इक्विलिब्रियम, कि पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम से डिस्प्लेसमेंट करने के बाद अगर हम बॉडी को फ्री करें और फ्री होने के बाद वो बॉडी वापस उसी जगह जाने की कोशिश करे जहां पर वो रेस्ट पे थी, दैट मीन्स ये स्टेबल इक्विलिब्रियम का केस बनेगा। पार्टिकल मूव्स अवे फ्रॉम द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, कब? जब उसको छोड़ दिया आपने, तो ये अनस्टेबल है। इसका एग्जांपल आपको क्या दिया जा रहा है, इसका एग्जांपल जो दिया जा रहा है वो देखो, आपसे कह रहे हैं कि आप अपनी पेंसिल को अगर आप उसकी टिप पॉइंट नीचे रख दें, पेंसिल का टिप पॉइंट नीचे करके पेपर पे खड़ा कर दें उसको, पॉसिबल नहीं है, मतलब बहुत टफ चांसेस हैं कि इसका आप कर पाओगे, बट फिर भी अगर एक पेंसिल को उसका टिप पॉइंट पेपर पे रख करके अगर आप अपनी पेंसिल या पेन को स्टैंड करा दो, हालांकि ये पॉसिबल ही नहीं है, आप वर्टिकली इसको कितनी भी कोशिश कर लो खड़ा नहीं कर पाओगे, बट थियोरेटिकली ये वर्टिकल कंडीशंस में स्टे कर सकता है, तो ये रेस्ट पे होगा। लेकिन अगर इसमें थोड़ा सा भी डिस्टर्बेंस आया, इस तरीके से रेस्ट पे होने पे स्लाइट डिस्टर्बेंस हुआ भी अगर, तो ये बॉडी फिर गिरना ही तय है इसका। मतलब अगर किसी ने हल्का सा भी, थोड़ी सी हवा भी आ गई, अगर थोड़ी सी एयर भी फ्लो कर दो आप, तो ये पेंसिल को गिरना 100% कन्फर्म है, यानी कि पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम रीस्टोर नहीं कर सकते आप, इस वजह से ये अनस्टेबल कहला रहे हो, मतलब अपना इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं कर सकते। किसी ने डिस्टर्ब कर दिया तो मेरा इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया, परमानेंटली डिस्टर्ब हो गया, दैट इज वाई अनस्टेबल कह रहे हो। और न्यूट्रल जिसमें ये दोनों बातें नहीं होंगी, स्टेबल भी नहीं है और अनस्टेबल भी नहीं है, वो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम का एग्जांपल में आप अपनी स्टडी टेबल पर रखे हुए किताब को ले सकते हो, उस किताब को खिसका करके कहीं और रख दो आप, तो भी वो रेस्ट पर रहेगी। तो एक जगह से दूसरी जगह जाने पर भी अगर आप रेस्ट पे हो, पहले भी रेस्ट पे थे, दूसरी जगह जा करके भी रेस्ट पे आ गए, तीसरी जगह भी रेस्ट पे आ गए, दैट मीन्स के हर एक पॉइंट पर इक्विलिब्रियम है, वो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम थियोरेटिकल लेवल पर है। अब ये आपके समझने के लिए है कि अगर आपके पास एक कोन है, राइट सर्कुलर कोन,
तो आप उसको एक हॉरिजेंटल सरफेस पर 3 तरीके से रख सकते हो। वो 3 तरीके कौन कौन से होंगे उसको रखने के? एक हॉरिजेंटल सरफेस पर कोन को रखने के जो 3 तरीके हैं वो ये हो सकते हैं। सबसे पहले उसका सर्कुलर बेस आप नीचे रखें, मेथड 1। दूसरा तरीका जो टफ है बट थ्योरेटिकली वो भी हो सकता है कि आप उसके बिल्कुल वर्टेक्स को नीचे ला के रखो। और तीसरा तरीका ये हो सकता है कि आप कोन को एक अलग ओरिएंटेशन में रखो, वो आपको दिखा रहे कैसे रखना है। जैसे अगर टेबल के ऊपर रखना है या किसी सरफेस के ऊपर रखना है तो आप कोन को ऐसे भी रख सकते हो, इस तरीके से ले जाकर के टेबल पर ऐसे रख दीजिए। इसमें से कौन सा स्टेबल इक्विलिब्रियम है? फर्स्ट वन। फर्स्ट हो जाएगा। इसको बस ये समझने के लिए है कि स्टेबल और अनस्टेबल आप समझ लो पहले। और तीसरा वाला न्यूट्रल है, उसमें आप कैसे भी रख दो वो रुका रहेगा, वो कहीं नहीं जाएगा। अनस्टेबल और न्यूट्रल में क्या डिफरेंस है? अनस्टेबल देखिए, न्यूट्रल वाले में जैसे ये कोन रखा हमने अगर, और उस कोन को स्लाइट डिस्टर्ब करके, मतलब उसको जिस जगह पे वो स्टेशनरी है, मान लो यहाँ पर वो रेस्ट पे है, अब आप इस कोन को ना स्लाइटली उसकी लोकेशन चेंज कर दो, तो लोकेशन चेंज करने के बाद भी वो रेस्ट पे आ सकता है ना। यहाँ पर भी वो रेस्ट पे रहेगा, टेबल पर कहीं इधर तो जाएगा नहीं। लेकिन अनस्टेबल में क्या है कि अगर आपने इसकी लोकेशन चेंज की, मतलब इसने अगर थोड़ा सा इसको टिल्ट करके देखें अगर, मान लो तो कोन को अगर आप थोड़ा सा भी टिल्ट कर देते हो, किसी वजह से वो टिल्ट हो गया, मान लो किसी वजह से किसी ने छू दिया आकर के, या हवा चल गई और वो स्लाइटली टिल्ट कर गया, तो क्या टिल्ट होने के बाद इस नई पोजीशन पर वो स्टे कर सकता है? इस न्यू पोजीशन पर वो रुकेगा, या फिर ये और ज्यादा गिरता ही चला जाएगा नीचे की तरफ? तो ये हाँ, नई वाली पोजीशन पर स्टे नहीं कर पाएगा, ये वापस उस नई पोजीशन से और ज्यादा फॉल करेगा नीचे की तरफ, इसलिए अनस्टेबल कह रहे हैं। और न्यूट्रल में क्या हो रहा है कि एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे जा करके भी आप स्टे कर सकते हो, वहां पर भी रेस्ट पे रह सकते हो। क्लियर हो गया सर? हाँ। सर फर्स्ट वाला न्यूट्रल नहीं होगा? नहीं, अब देखिए ये फिर मैं कहूँगा इसकी डिटेल्ड डिस्कशन करेंगे, इसमें इसको बॉडी ना मानिए, बॉडी मानेंगे तो बॉडी मानने पर होगा ये, बॉडी मानने पर मतलब एक्चुअली सिचुएशन अलग आ जाएगी। और वैसे न्यूट्रल किस तरीके से होगा, मतलब क्या हम जैसे मान लो इस कोन को अगर हमने एक सरफेस पर अलग अलग एक्सिस पे देखे तो न्यूट्रल और स्टेबल, क्या इस कोन, आप इसको ऐसे देखा करो, जो डेफिनेशन है उसके हिसाब से ये है कि अगर मैं इस कोन को हल्का सा टिल्ट कर देता हूँ, मतलब वर्टिकली, अभी तो अभी ये वर्टिकली रखा हुआ है आपने, अभी अगर देखा जाए तो इस कोन की एक्सिस वर्टिकल है। अब आप इमेजिन करो कि इसी सरफेस पर कोन को थोड़ा सा टिल्टेड फॉर्म में रखते हैं अगर, मतलब ऐसे कर दें और ऐसे कर दें, तो ये कोन अगर आप ऐसे मान लो करते हो, मतलब प्रीवियस वाले वर्टिकल लाइन से इसको हमने स्लाइटली डिस्टर्ब किया, स्लाइट डिस्टर्ब करके, और फिर छोड़ो, इसको रिलीज कर दो, आप उसको पकड़े नहीं रहना है, उसको छोड़ दीजिए। तो छोड़ने के बाद ये कोन क्या वापस सीधा नहीं हो जाएगा? अगर आपने 2 4 5 डिग्री 6 डिग्री एंगल से इसको टिल्ट किया और छोड़ दिया इसको, बताएं प्रैक्टिकली भाई सब वापस आ जाएगा। वापस आएगा। कौन क्या, पानी का बोतल ले लो, पानी का बोतल हल्का सा टिल्ट करो, हल्का सा पुश करके छोड़ दो, आप वापस सीधा खड़ा हो जाएगा वो। यस सर। तो ये, लेकिन अगर ज्यादा एंगल से कर देंगे ना, अगर 5-6 डिग्री की जगह उसको आप 60 डिग्री एंगल से टिल्ट करके छोड़ो, तो वो फिर नीचे गिर जाएगा। बेसिकली ये आगे रोटेशनल मैकेनिक्स में इसी को टॉपलिंग कहा जाता है, कि हम मैक्सिमम कितने एंगल तक टिल्ट करें ताकि वो बॉडी गिरे ना। ये हमने कहा रिजिड बॉडी में डिस्कस करेंगे आपको इसके बारे में पूरा कंसेप्ट। ठीक है, बात समझ में आ रही है आपको ये? यस सर। हालांकि हमें इस थ्योरेटिकल कंसेप्ट की नीड नहीं है, मतलब वैसे आपकी नॉलेज के लिए इसका न्यूमेरिकल वर्जन हमको लेना है। तो न्यूमेरिकल वर्जन ये है, देखो इसका न्यूमेरिकल कंसेप्ट ये है। ये कहा जाता है कि जो भी कन्फिगरेशंस मिनिमम पोटेंशियल एनर्जीज पर होंगे वो हमेशा स्टेबल होते हैं। स्टेबल इक्विलिब्रियम करस्पॉन्ड टू द मिनिमम एनर्जी। और ऐसा क्यों कह रहे हैं, देखो अभी हम लोगों ने पीछे ये डिस्कस किया था कि जब आप स्लोप निकालते हो पोटेंशियल एनर्जी के ग्राफ का, स्लोप ऑफ यू वर्सेस एक्स ग्राफ, जब अभी पीछे क्विज में डिस्कस किया था, तो दिस इज माइनस टाइम्स ऑफ कैपिटल एफ। अब अगर हम इस ग्राफ में यहाँ पर एक पॉइंट ए चूज करें, मिनिमम एनर्जी पर एक बी पॉइंट चूज करें, और उसके बाद यहाँ पर एक पॉइंट सी चूज करें,
और अगर हम इन पे स्लोप फाइंड करें तो पॉइंट ए पर जब टेंजेंट ड्रॉ करोगे आप, ऑब्वियसली पॉइंट ए का जब टेंजेंट बनाएंगे तो उस टेंजेंट की स्लोप देख लो, पॉइंट सी के टेंजेंट की स्लोप और पॉइंट बी के टेंजेंट की स्लोप। तो इससे आपको ये मालूम चल जाएगा कि पॉइंट ए पर नेगेटिव स्लोप आ रही है बिकॉज टेंजेंट ऑब्ट्यूस एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस से, और स्लोप अगर नेगेटिव है तो इसका मतलब वहां पर फोर्स की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। पॉइंट बी पर स्लोप ऑब्वियसली जीरो है, टेंजेंट पैरेलल टू द एक्स एक्सिस है, तो यहाँ पर फोर्स की वैल्यू जीरो है और इसीलिए बी पॉइंट इक्विलिब्रियम है जिस पॉइंट पर फोर्स जीरो आ जाए। पॉइंट सी पर जो टेंजेंट है वो एक्यूट एंगल का स्लोप दे रहा है आपको, यहाँ पर एंगल लेस देन 90 डिग्री बनेगा, तो नेचुरली एक्यूट एंगल की टेंजेंट्स का मतलब स्लोप पॉजिटिव आएगा और तो यहाँ पर फोर्स की वैल्यू नेगेटिव आएगी। इसको अगर एक लाइन पे देखना चाहो तो ये सिचुएशन बन रही है। इसको अगर मैं एक लाइन पर रिप्रेजेंट करके दिखाऊं क्या हुआ, तो ये सिचुएशन ये बन रही है कि पॉइंट बी पर फोर्स की वैल्यू जीरो है, दिस इज बी पॉइंट, और उसके बाद जो ए पॉइंट है और जो सी पॉइंट है उसके बारे में क्या कहेंगे कि जब बी और सी के बीच में कोई पॉइंट लेते हो आप, मतलब पॉइंट बी के राइट साइड जाने पर, पॉइंट बी के राइट साइड जाने पर आपको नेगेटिव फोर्स मिलेगा। तो पॉइंट बी के राइट साइड फोर्स की डायरेक्शन नेगेटिव यानी कि लेफ्ट साइड होगी, और जब यहाँ पर नेगेटिव एफ आ रहा है और पॉइंट बी की लेफ्ट साइड जब जा रहे हैं हम, पॉइंट बी की लेफ्ट साइड, तो हमें पॉजिटिव फोर्स मिल रहा है। दैट मीन्स की फोर्स का डायरेक्शन टुवर्ड्स पॉइंट बी आ रहा है, और बी हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है क्योंकि इस पॉइंट पर फोर्स की वैल्यू जीरो है। क्या कंसेप्ट हुआ अब इसके हिसाब से देखो, क्या कंसेप्ट हुआ देखो, ये कौन सा इक्विलिब्रियम हुआ, क्यों स्टेबल कह रहे हो आप? क्या ये स्प्रिंग जैसा स्ट्रक्चर नहीं हो गया? क्या ये स्प्रिंग जैसा स्ट्रक्चर नहीं होगा कि एक स्प्रिंग में, अगर आप याद करें कि स्प्रिंग है, मास m है और वो स्प्रिंग अपने नॉर्मल लेंथ पर है, तो इसको हम अपना पॉइंट बी से डिनोट कर देते हैं। जो मेरा पॉइंट बी है इस समय फोर्स जीरो लगेगा। अब जब आप बी पॉइंट के राइट साइड जाओगे यानी कि स्प्रिंग को एलोंगेट करोगे राइट साइड ऑफ द बी, तो इसको आप पॉइंट सी से कंपेयर कर लो। ऑब्वियसली एलोंगेटेड स्प्रिंग का जो फोर्स लगेगा हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग ये बैकवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा यानी नेगेटिव फोर्स हो गया। और अगर हम पॉइंट बी की लेफ्ट साइड जाते हैं यानी स्प्रिंग को कंप्रेस करते हैं, इसको आप पॉइंट ए से डिनोट कर लीजिए, कंप्रेशन मोड में चले गए, तो अगेन हुक्स लॉ के हिसाब से फोर्स का डायरेक्शन राइट साइड होगा। और स्प्रिंग के बारे में तो प्रैक्टिकली पता है कि स्प्रिंग का इक्विलिब्रियम कौन से टाइप का इक्विलिब्रियम होता है। स्प्रिंग से अटैच बॉडी को अगर आप डिस्टर्ब करके छोड़ो तो क्या वो अपना स्टेबल। हाँ अपना इक्विलिब्रियम स्टेबल स्टेबल होता है, तभी ये ऑसिलेट करता है। तो सिमिलर सिचुएशन हुई कि जहां पर इक्विलिब्रियम पॉइंट था बी, उसके राइट साइड जाने पर लेफ्ट साइड फोर्स आ रही है और लेफ्ट साइड जाने पर राइट साइड फोर्स आ रही है, तो दैट इज वाई ये स्टेबल इक्विलिब्रियम कह रहे हैं इसको। ये स्प्रिंग वाली सिचुएशन है यहाँ पर एक तरीके से। तो ये पॉइंट नंबर 1 हो गया कि जितने भी स्टेबल इक्विलिब्रियम्स होते हैं फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, दैट मींस ये नेचर का इक्वेशन है। ऑल इक्विलिब्रियम्स व्हिच आर स्टेबल मस्ट बी मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी एट द मिनिमम एनर्जी। और इसी का अपोजिट ऑब्वियसली अगर देखा जाए, इसका नेक्स्ट अपोजिट, तो जितने भी मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी की कॉन्फ़िगरेशंस आएंगे मैक्सिमम वाले, उन सब को आप अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कह सकते हो। और उसका रीजन सिमिलर बेसिस पे देंगे कि अगर इसमें भी हम 3 पॉइंट्स लें ए बी सी करके और उनके टेंजेंट्स ड्रॉ करके देखें, तो पॉइंट ए पर जो टेंजेंट है वो एक्यूट एंगल बन रहा है, पॉइंट सी का टेंजेंट ऑब्ट्यूस एंगल पर जाएगा और पॉइंट बी का टेंजेंट जीरो पर। सेम कंसेप्ट लगाएंगे कि जब पॉइंट्स ए बी सी की हम बात करेंगे तो पॉइंट ए पर पॉजिटिव स्लोप आएगी लेकिन नेगेटिव फोर्स आएगा, पॉइंट बी पर जीरो स्लोप आ रही है, फोर्स भी जीरो हो गया, पॉइंट सी पर ऑब्ट्यूस एंगल बन रहा है यानी कि नेगेटिव स्लोप आएगी बट फोर्स पर पॉजिटिव आएगा। एक स्ट्रेट लाइन पर इसको रिप्रेजेंट करके देखना चाहते हो तो ऐसे देख लो आप, इस सिचुएशन क्या बनेगी। यहाँ पर कोई पॉइंट बी है जहां पर एफ की वैल्यू जीरो है, बी से राइट साइड जब जा रहे हैं पॉइंट बी के राइट साइड तो आपको पॉजिटिव फोर्स मिल रहा है, और पॉइंट बी की लेफ्ट साइड जाने पर नेगेटिव फोर्स मिल रहा है, यानी इधर की तरफ फोर्स की डायरेक्शन और इधर की तरफ फोर्स की डायरेक्शन। अब आप बताइए कौन सा इक्विलिब्रियम बनेगा अगर पॉइंट बी से राइट साइड फोर्स जा रहा है और पॉइंट बी की लेफ्ट साइड जाने पर लेफ्ट साइड फोर्स आ रही है। जस्ट अपोजिट है उसका। इसमें फोर्सेस की डायरेक्शन आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट की तरफ थी, फोर्सेस टुवर्ड्स द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम यानी टुवर्ड्स पॉइंट बी थे,
और यहाँ पर जस्ट अपोजिट है, ये जो फोर्सेस की डायरेक्शन आ रही हैं, ये फोर्सेस की डायरेक्शन बी पॉइंट जो कि इक्विलिब्रियम पॉइंट है उससे बाहर जा रहे हैं, फोर्सेस अवे फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पॉइंट, ये कहलाएगा आपके लिए अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, जस्ट अपोजिट बिहेवियर। मैक्सिमम एनर्जी वाले केसेस में मैक्सिमम मतलब अनस्टेबल और मिनिमम मतलब स्टेबल। एंड नेक्स्ट अगर कांस्टेंट आया, मैक्सिमम मिनिमम ना होकर के कांस्टेंट आ जाए कहीं पर, पोटेंशियल एनर्जी ना मैक्सिमम ना मिनिमम, यू इज कांस्टेंट ओवर सम रीजन, तो ये भी इक्विलिब्रियम होगा, बिकॉज अगर यू कांस्टेंट हो गया तो डी यू बाई डी एक्स जीरो हो गया, और डी यू बाई डी एक्स जीरो होने का मतलब फोर्स जीरो हो गया, लेकिन ये फोर्स परमानेंट जीरो हो गया ना, फोर्स की वैल्यू तो हमेशा, क्योंकि जब यू कांस्टेंट है तो एफ इक्वल टू जीरो होगा फॉर एनी वैल्यू ऑफ एक्स, दैट मीन्स कि ये हर एक पॉइंट पर फोर्स जीरो मिलेगा आपको, एक्स की कोई भी वैल्यू चूज करोगे फोर्स की वैल्यू जीरो आएगी। तो अगर हर जगह पर इक्विलिब्रियम है तो ऐसे इक्विलिब्रियम को नाम दे सकते हो आप न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। इसके ऊपर ना क्वेश्चंस भी लेने हमें, देखो सर हाँ जी सर जैसे जब हम लोग कहते हैं कि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पे मैक्सिमम एनर्जी है, तो हम मॉड यू की बात करते हैं या फिर साइन लेना होता है? साइन लेना होता है, साइन लेना, ओके सर। लेकिन बता रहे हैं, देखो एग्जांपल्स हैं इसके, जैसे यहाँ पर ये कंसेप्ट फिजिक्स में कई जगह पर यूज होते हैं। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये जो कंसेप्ट अभी है मैं आपको समझाता हूँ फिजिक्स में कहाँ कहाँ पर यूज करते हैं इसको, हम मैक्सिमम केसेस में यूज होगा। ये पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएटेड की बात की गई है, तो ये एक्चुअली पावर लिख नहीं पाए थे इसमें, तो मैं इक्वेशंस को वापस लिख रहा हूँ। पोटेंशियल एनर्जी वो x3 नहीं है, वो x टू दी पावर 3 है, -5/2 टाइम्स x टू दी पावर 2 है, और प्लस 6x है, ये है। तो कैलकुलस का मैक्सिमा मिनिमा निकालना है आपको, कैलकुलस का मैक्सिमा मिनिमा निकालना है। तो अगर आपको कहा जाए कि इस फंक्शन में मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पर आएगी और मिनिमम कहाँ पर आएगी, तो पोजीशंस ऑफ यू मैक्स एंड यू मिनिमम निकालें अगर, मैक्सिमम मिनिमम, तो कैलकुलस को आपका कंसेप्ट पता है कि इसका डेरिवेटिव जीरो करोगे, तो डी यू बाई डी एक्स उठा करके जीरो करिए और चेक करिए उससे एक्स की क्या वैल्यूज मिलती हैं आपको, डी यू बाई डी एक्स को जीरो करके। और उसके बाद मैक्सिमा मिनिमा कंफर्म करने के लिए आपको पता है कि आप सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू चेक करते हो, तो ये दोनों निकालते हैं एक बार, फर्स्ट डेरिवेटिव कितना आएगा और सेकंड डेरिवेटिव इसकी। तो फर्स्ट डेरिवेटिव जब आप इसका सिंप्लीफाई करोगे तो वो ऑब्वियसली, इसमें एक काम करते हैं, रुको मैं इसमें एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3 कर देता हूँ, तो थोड़ा सा सिंपल हो जाएगा, ये एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3 कर दीजिए। तो अब आपका डी यू बाई डी एक्स जो होगा ना, वो सिंपल वे में एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, और इसको जीरो करो, सिंपल फैक्टराइजेशन हो जाएगा, तो x की वैल्यू 2 और x की वैल्यू 3। अब आप डबल डेरिवेटिव निकालो इसका, 2x माइनस 5, चेक करो x इक्वल टू 2 पर डबल डेरिवेटिव की वैल्यू और x इक्वल टू 3 पर डबल डेरिवेटिव की वैल्यू, प्योरली मैथ लगाना है इसमें। तो एट x इक्वल टू 2 अगर मैं डबल डेरिवेटिव की वैल्यू निकालता हूँ डी टी यू बाई डी एक्स 2, तो -1, एंड x इक्वल टू 3 रखने पर इसकी डबल डेरिवेटिव की वैल्यू +1। अब आप बताओ कौन सा मिनिमा है इसमें से, कौन सा मैक्सिमा है? डबल डेरिवेटिव से ही कंफर्म करते हैं ना कि मैक्सिमा मिनिमा। मैक्सिमा x इज इक्वल टू 2 पर मैक्सिमा। हाँ, नेगेटिव में डबल डेरिवेटिव आ रहा है, इसका मतलब ये मैक्सिमा का पॉइंट है, यानी कि एट x इक्वल टू 2 u मैक्सिमम है, और u अगर मैक्सिमम है तो इसका मतलब वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, अनस्टेबल। ये प्योर मैथ्स का टॉपिक चलाना है आपको, मैक्सिमम मिनिमा आना चाहिए बस। और सिमिलरली x इक्वल टू 3 पर u की वैल्यू मिनिमम आएगी, इसका मतलब आप कह सकते हो कि वहां पर स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा बॉडी का। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है इसका। बट ये स्टेटमेंट ना, देखो आप इसको इक्वेशंस के बियॉन्ड लेके जाओ, इक्वेशंस तो ठीक है, मैथ जो कर रहे हो वो तो ठीक है, बट ये फिजिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट भी है, क्योंकि इसका बहुत ज्यादा एप्लीकेशन आपकी क्लास 12th की फिजिक्स में भी होना है, क्लास 11th में भी होना है। फॉर एग्जाम्पल देखो, फॉर्मूला आप उम्मीद कर रहे हैं कि थोड़ा बहुत याद होगा आपको। देखो हम लोग जब इलेक्ट्रिक डाइपोल की बात करते हैं, उम्मीद कर रहे हैं थोड़ा सा फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करो अगर आप, तो वहां पर भी आप पोटेंशियल एनर्जी पढ़ते हो, डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, और वो होता है कुछ -p cos थीटा। अब इसकी डेरिवेशन तो नहीं कर रहे हैं, बट आप लोगों से ये फॉर्मूले डिस्कस कर सकते हैं। ये कुछ है ना -p cos थीटा, Yes, sir.
तो और इसमें थीटा जो होता है वो डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल होता है। मतलब कि अगर डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन p इस तरफ है और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ है तो उनके बीच के एंगल को थीटा कह देते हो। अब आप अपने आप बताओ ना, स्टेबल इक्विलिब्रियम कब आएगा इसमें? u की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? तो कॉस ऑफ थीटा हम सबको पता है कि -1 से +1 के बीच में ही रहना है इसको। 180 पे आएगा। तो नहीं, मिनिमम आएगा नहीं ध्यान- सर, सर ये आएगा अभी 1 पे। अभी इस बच्चे ने पूछा था कि मॉडुलस देखना है कि साइन देखना है, तो मैंने कहा साइन के साथ चलिए आप। तो u की मिनिमम वैल्यू जो आएगी ना, मिनिमम वैल्यू -p। -pe आएगा, लेकिन ये तब आएगा जब आप cos थीटा को +1 लेंगे, यस सर। यानी कि थीटा 0 डिग्री लेंगे, यानी कि डाइपोल मूवमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में हो। तो ये आप कहते हो कि डाइपोल का स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मूवमेंट है सेम डायरेक्शन में। और इस कंसेप्ट का यूज करते हो आप डाइलेक्ट्रिक के पोलराइजेशन को समझने के लिए, इंड्यूस चार्जेस को समझने के लिए। मतलब ये टॉपिक यहाँ पर तो ठीक है, यहाँ पर तो मैथ के थ्रू करना है, इस चैप्टर में तो आपका मैथमेटिकल पोर्शन है, लेकिन इसका जो फिजिक्स में एप्लीकेशन चलेगा वो आगे के चैप्टर्स में है। तो ये स्टेटमेंट आपको ध्यान रखना है कि मिनिमम एनर्जी का मतलब ही बेसिकली ये एक स्टेबल इक्विलिब्रियम हुआ। डाइपोल का स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है जब वो कैपिटल पी और कैपिटल ई सेम डायरेक्शंस में हो। और वहीं पर अगर आप इसकी मैक्सिमम निकालोगे तो मैक्सिमम वैल्यू प्लस पी रखनी होगी, वो cos थीटा इक्वल टू -1 के करस्पॉन्डिंग, यानी थीटा इक्वल टू 180 डिग्री के करस्पॉन्डिंग। जिसका मतलब ये हुआ कि डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के अपोजिट साइड पर जा रहे हो। ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। ऐसे ही मैग्नेट्स के टाइम पर आपको बताया जाएगा। ठीक है, सो ये स्टेटमेंट ऐसा नहीं है कि आपका इस वर्क एनर्जी पावर का चैप्टर पढ़ रहे हैं तो सिर्फ यही के लिए है, ऐसा नहीं है। ये जनरलाइज स्टेटमेंट्स हैं, एप्लीकेबल इन ऑल केसेस। इवन केमिस्ट्री में भी आप स्टेबिलिटी जब डिस्कस करते हो एटम्स की, मॉलिक्यूल्स की, तो भी आप यही स्टेटमेंट देते हो। हाईएस्ट स्टेबिलिटी का कंडीशन तभी आता है जब एनर्जी का जो स्टेट आ जाए वो मिनिमम स्टेट पे आ जाए। तो ये जनरलाइज स्टेटमेंट्स हैं, इसको ध्यान रखिएगा। आपको जितने भी स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशंस आएंगी, चाहे वो फिजिक्स के या केमिस्ट्री के किसी भी ब्रांच में आ रही हो, दैट मीन्स कि यू मिनिमम होगा, वहां पर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी। ठीक है, ऐसे मैग्नेट का भी होता है, लेकिन अब हम बहुत ज्यादा 12th के कंसेप्ट को यूज करेंगे तो फॉर्मूले की दिक्कत आ सकती है आपको कि फॉर्मूला कैसे होगा इसमें, बट सब जगह पर ये वर्किंग की जाती है। नेक्स्ट एक और इम्पोर्टेंट है, ये देखो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना ये। बट इस इंपॉर्टेंट टॉपिक से पहले ना एक काम कर लेते हैं। इस इंपॉर्टेंट टॉपिक से जाने से पहले आपको दो पोटेंशियल एनर्जी से डिराइव करनी है। देखो, आप ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला अगर जानते हो तो डायरेक्ट लिख सकते हो, नहीं जानते हो तो डिराइव करना होगा। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, अब देखिए ये कौन से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहा हूं मैं, तो मैं बात कर रहा हूं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ प्लैनेट्स और सैटेलाइट्स की। आई मीन बॉडीज, नॉर्मल बॉडीज की बात नहीं कर रहे, क्योंकि नॉर्मल बॉडीज के लिए तो आप ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला कुछ और पढ़ते हो। याद करें कि अगर हम लो हाइट पे चलते हैं, ये डिस्कस भी किया था स्टार्टिंग में, कि जब आप लो हाइट पे होते हो, कम हाइट पर, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला ही आप mgh लगाते हो, और वहां पर आप पोटेंशियल एनर्जी को जो रेफरेंस लेते हो, रेफरेंस एट ग्राउंड मानते हो, और वहां पर ये कहते हो कि पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू 0 होती है, एज्यूम करते हो। लेकिन एट मोर हाइट अगर बात करें, ज्यादा हाइट पर बात करते हो अगर आप, जहाँ पर प्लैनेट्स और सैटेलाइट्स की बात होती है, तो वो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा हाइट पे है, तो वहां पर पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आप डिफरेंट यूज करते हो। वहां पर -g कैपिटल M1 कैपिटल M2 डिवाइडेड बाय r ये लगाते हो, और इसके लिए रेफरेंस मानते हो एट इन्फिनिटी, जहां पर पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू 0 मानते हैं। ये डिस्कस हुआ था स्टार्टिंग में जब हम ग्रेविटी की पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा रहे थे, तब ये दोनों का डिफरेंस बताया था आपको कि एक बार प्लस में क्यों मानते हैं और एक बार माइनस में क्यों मानते हैं, क्योंकि एक बार आपका रेफरेंस ग्राउंड के ऊपर है और एक बार आपका रेफरेंस इनफाइनाइट के ऊपर है। ठीक है, पॉइंट समझ में आ रहा है आपको ये चीज? यस जी सर। ऐसे ही कुछ, क्योंकि देखो हम आप लोग के बैच में, इसलिए ऐसे ही अगर आप थोड़ा सा फिजिक्स में कुछ फॉर्मूले याद हो आपको, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी आप पोटेंशियल एनर्जी पढ़ते हो, दो चार्जेस के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू चार्जेस।
तो उसका भी कुछ ऐसा ही फॉर्मूला होता है यार, इट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और हाँ Q1 Q2 बाई R। ठीक है, अब इसमें Q1 और Q2 को विद साइन रखते हो आप, मतलब कि अगर दोनों लाइक चार्जेस होंगे, लाइक चार्जेस तो पॉजिटिव एनर्जी आएगी, और अनलाइक चार्जेस होंगे मतलब पॉजिटिव नेगेटिव का पेयर बन रहा तो नेगेटिव एनर्जी आती है। तो मैं इन्हें इसलिए डिस्कस किया है ना कि हो सकता है कि कुछ क्वेश्चंस में मैं इनके फॉर्मूले को यूज करूं आपके यहाँ पर। अभी 11th क्लास में भी टॉपिक पढ़ा रहे हैं लेकिन उनको ये सब नहीं पढ़ाते, आप लोगों से डिस्कस किया जा सकता है क्योंकि इनके बारे में आइडिया है तुम्हें पोटेंशियल एनर्जीज के फॉर्मूलेस का। तो आप एक बार बताओ कि जो ग्रेविटेशन की पोटेंशियल एनर्जी जो ये वाला पढ़ रहे हो -G(m1m2/r) है ना, इसका अभी हम यूज करेंगे। आपको एक टॉपिक पढ़ाएंगे यहाँ पर एस्केप वेलोसिटी वाला, ग्रेविटेशन चैप्टर में आता है लेकिन उसका कंसेप्ट हमारा यहीं पर है। इसको समझने के लिए ना एक क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देखना। मतलब ये केस स्टडी है एक तरीके से, आप कह लीजिए केस स्टडी है, लेकिन इससे आपके ना बहुत सारे कंसेप्ट निकल करके आएंगे, इसमें काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो एक ग्राफ दे रखा है पोटेंशियल एनर्जी और स्मॉल आर के बीच में, यू और आर के बीच में एक ग्राफ प्रोवाइडेड है आपको। अब देखिए यहाँ पर ये वैल्यू 1 को टेंड कर रही है, मतलब जब ये आर इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, आर टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो ये वैल्यू 1 को अप्रोच कर रही है। ये ऊपर क्वेश्चन में यहाँ लिखा हुआ है यू आर अप्रोचेस टू +1 इन्फिनिटी पर। नंबर 1 पे तो आपको ये बताना है आइडेंटिफाई ईच इक्विलिब्रियम पोजीशन फॉर दिस पार्टिकल, इंडिकेट वेदर ईच इज अ पॉइंट ऑफ स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल। तो इक्विलिब्रियम पॉइंट्स कहाँ पर हैं ये कैसे पता लगाओगे? तो पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम ग्राफ में वहां पर होंगे जहां पर स्लोप 0 आ जाए। टेंजेंट पैरेलल। हाँ, स्लोप 0 आ जाए यानी कि टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल आ जाए। तो एक यहाँ पर टेंजेंट होगा, इसको पॉइंट ए से डिनोट कर रहा हूँ, दूसरा पॉइंट ये है बी, तीसरा पॉइंट यहाँ पर सी है, और ये जहां पर वो टेंडिंग टू 1 आ गया ना, टेंडिंग टू 1, ये लगभग कांस्टेंट हो गया है, मतलब 6 के बाद से, 6 के बाद ग्राफ नियरली कांस्टेंट है, इनफैक्ट पहले भी कांस्टेंट है। ये पूरा ग्राफ लगभग कांस्टेंट जा रहा है। तो लगभग कांस्टेंट का मतलब यहाँ पर भी स्लोप 0 आएगी। लेकिन ये किस टाइप का इक्विलिब्रियम होगा जहां पर पोटेंशियल एनर्जी लगभग कांस्टेंट हो चुकी है, ऑलमोस्ट न्यूट्रल। तो ये कांस्टेंट वाला पोर्शन न्यूट्रल इक्विलिब्रियम हो गया। ए बी सी वाले पॉइंट्स को देखें अगर, तो इनमें से मैक्सिमा वाला पॉइंट कहाँ पर है और मिनिमा वाला पॉइंट कहाँ पर है? बी मैक्सिमम। हाँ, तो फर्स्ट वाले में आप कह सकते हो कि जो बी वाला पॉइंट है, बी वाला पॉइंट वो आपके लिए अनस्टेबल है क्योंकि उस पर एनर्जी ज्यादा है, और ए और सी हमारे लिए स्टेबल इक्विलिब्रियम से। अब ये मैक्सिमा का मतलब आप ग्लोबल मैक्सिमा ना लीजिएगा, मैथ में ग्लोबल मैक्सिमा नहीं, लोकल मैक्सिमा बोलते हो आप। लोकल मैक्सिमा का मतलब ये होता है कि पॉइंट बी अपने अगल बगल के पॉइंट से ज्यादा है, अपने लेफ्ट राइट वाले पॉइंट से उसका एनर्जी ज्यादा है। पॉइंट ए की एनर्जी अपने लेफ्ट और राइट वाले पॉइंट से कम है। तो मिनिमा अपने नियर, अपने पड़ोस में देखना है, मतलब अपने आसपास की चीजों में देखना है, क्योंकि बी वैसे मैक्सिमा नहीं है, बी से ज्यादा एनर्जी तो यहाँ पर है, 6 जूल की है। इसी को मैथ में अगर आप कैलकुलस पढ़ चुके हो ना, तो पढ़ते भी होगे, आपकी ग्लोबल मैक्सिमा और एक लोकल मैक्सिमास भी होते हैं फंक्शंस के बीच बीच में। यस सर। तो सर ए और सी की स्टेबिलिटी कंपेयर करने का कोई सेंस बनेगा या नहीं बनेगा? नहीं, सेंस नहीं बनेगा उसका, दोनों अपने अपने अलग अलग इक्विलिब्रियम पॉइंट्स हैं। ठीक है और सर। इसीलिए देखो इक्विलिब्रियम पे कहा जाता है कि आप इक्विलिब्रियम की टेस्टिंग करने के लिए, इक्विलिब्रियम को टेस्ट करना चाहते हैं कि स्टेबल है या अनस्टेबल है, तो हम पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम से स्लाइट डिस्टर्बेंस देते हैं, क्योंकि अगर हमने ज्यादा डिस्टर्बेंस दे दिया तो हो सकता है कि वो पॉइंट बी को क्रॉस कर जाए। हाँ, चलिए ये तो खैर बेसिक पॉइंट था। सेकंड पॉइंट, द पार्टिकल विल बी बाउंड इफ द टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम इज इन व्हाट रेंज। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कंडीशन ऑफ बाउंडेड पार्टिकल, कंडीशन ऑफ बाउंडेड पार्टिकल, एक पार्टिकल बाउंडेड। अब बाउंड का मतलब क्या होता है पहले तो ये बताइए। द पार्टिकल विल बी बाउंड, ग्रेविटेशन में हम पढ़ते हैं बाइंडिंग एनर्जी, न्यूक्लियस में पढ़ते हैं बाइंडिंग एनर्जी। तो ये जो बाइंडिंग एनर्जी जिसका कंसेप्ट है ये कहाँ से डिस्कस होता है? ग्रेविटेशन में हम कहते हैं कि एक पार्टिकल की एस्केप वेलोसिटी निकालनी होती है कुछ,
न्यूक्लियस में या एटम्स में आप आयनाइजेशन एनर्जी पढ़ते हो। तो इन सब का फंडामेंटल आइडिया यहीं से कनेक्टेड है। बाउंडेड पार्टिकल और अनबाउंडेड पार्टिकल्स का डिफरेंस क्या है और इसकी कंडीशंस क्या है। तो देखिए, इस पे आप डिस्कशन करेंगे थोड़ा सा। डिस्कशन पॉइंट आपका ये होगा, देखो, कि काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंस द मैकेनिकल एनर्जी। पॉइंट नंबर 1, it means कि kinetic energy can be written as the mechanical energy of particle minus potential energy of particle। अब जब आप कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के न्यूमेरिकल्स लगाते हो जहां पर सिस्टम की एनर्जी कंजर्व है, तो कौन सी एनर्जी को कंजर्व करते हैं हम लोग वहां पर? मैकेनिकल एनर्जी के कंजर्वेशन के न्यूमेरिकल्स जब भी किए जाते हैं तो क्या वहां पर हम काइनेटिक एनर्जी को कंजर्व करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी को कंजर्व करते हैं, या फिर टोटल मैकेनिकल एनर्जी इसको कंजर्व करते हो आप लोग? टोटल मैकेनिकल। टोटल। ठीक, तो इसका मतलब ये जो ई मैकेनिकल है ये एक कांस्टेंट वैल्यू रहेगी। ई मैकेनिकल किसी भी न्यूमेरिकल में कांस्टेंट होगी अगर वहां रेजिस्टेंस नहीं है। तो ये मान के चल रहे हैं कि फ्रिक्शन और रेजिस्टेंस नहीं काम कर रहे हैं तो मैकेनिकल एनर्जी की वैल्यू कंजर्व होगी। क्या ये पॉसिबल है? क्या ये पॉसिबल है किसी भी न्यूमेरिकल में कि पोटेंशियल एनर्जी ग्रेटर देन मैकेनिकल एनर्जी हो जाए? क्या ये पॉसिबल है? नहीं हो सकता, क्योंकि अगर U की वैल्यू मैकेनिकल से ज्यादा हुई तो मतलब काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव आ रही है, तो ये पॉसिबल नहीं है, कभी भी नहीं हो सकता। इक्वल टू और लेस देन पॉसिबल है क्या? U लेस देन और इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी? यस सर। ये पॉसिबल है। अब डिस्कस करिए इसके ऊपर जरा क्वेश्चन। अगर नेक्स्ट पेज पे लिख देते हैं, थोड़ा सा स्पेस चाहिए होगा इसमें लिखने के लिए। अगर कहीं पर ऐसा हो जाए कि जो आपकी मैकेनिकल एनर्जी है, इफ द मैकेनिकल, देखिए ये तो कांस्टेंट है, पोटेंशियल मॉड ऑफ यू ग्रेटर देन ई मैकेनिकल हो सकता है ना? अरे बच्चा, मैं मॉड की बात ही नहीं कर रहा, हम लोग विद साइन बात करते हैं हमेशा, मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू की। अब सुनो, u एक वेरिएबल है, तो अगर ये वेरिएबल होगा तो मस्ट भी एक रेंज होना चाहिए। किसी भी वेरिएबल की एक रेंज होती है। फंक्शंस में आपको बताया जाता है डोमेन और रेंज के कंसेप्ट। तो अगर कोई वेरिएबल फंक्शन है तो ऑब्वियसली उसका एक रेंज होगा, उसकी एक मिनिमम वैल्यू होगी, उसकी एक मैक्सिमम वैल्यू होगी। काइनेटिक एनर्जी वेरिएबल है तो इसकी भी एक रेंज होगी। इट मस्ट बी अ रेंज। तो काइनेटिक एनर्जी का रेंज निकालने के लिए क्या करोगे आप? रेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए हम कैसे निकालेंगे? देखो, अब अगर मैं ये कहूं आपसे, पिछले क्वेश्चन में देखो, आप पिछले क्वेश्चन को देखो एक बार, इसमें पोटेंशियल एनर्जी की रेंज कहां से कहां तक की है? पूरे ग्राफ को देख लो, पूरे ग्राफ की जो वैल्यूज हैं वो कहां से कहां तक जा रही हैं? ध्यान से देखो, पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी की वर्टिकल एक्सिस पर सर +6 to -6। -6 हाँ, मतलब पूरे ग्राफ में कहीं भी +6 से ज्यादा तो नहीं हो रहा और पूरे ग्राफ में कभी भी वो -6 से नीचे नहीं जा रहा। तो हम पहले इस न्यूमेरिकल को डिस्कस करेंगे और उसके बाद जनरलाइज करेंगे। तो एज पर गिवन ग्राफ पहले इसकी बात कर लेते हैं, उसके बाद जनरलाइज कर देंगे इसमें। तो इस गिवन ग्राफ के हिसाब से पोटेंशियल एनर्जी का जो रेंज है, इट इज बिटवीन -6 to +6 जूल्स। अब सपोज दैट मैं मैकेनिकल एनर्जी की एक वैल्यू चूज करता हूं और सपोज दैट मैकेनिकल एनर्जी की वैल्यू मैंने चूज करी 8 जूल, जो कि कांस्टेंट है। सो रेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी बताना क्या आएगी इसके हिसाब से, जबकि आप सबको पता है कि काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए मैकेनिकल एनर्जी में से आप पोटेंशियल एनर्जी को माइनस करो, और मैकेनिकल एनर्जी 8 जूल कांस्टेंट है, 2 से 14 है ना? हाँ, तो अगर आप पोटेंशियल एनर्जी की रेंज रख दो ना, यहाँ पर U की रेंज पुट करो, U की जो रेंज है वो -6 से +6 के बीच में है, और मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट वैल्यू 8 है।
तो ये टोटल रेंज जो आएगी, इसका मतलब दिस इम्प्लाइज दैट, इसके हिसाब से अगर आप चलोगे तो इट इम्प्लाइज काइनेटिक एनर्जी की जो रेंज आएगी वो 2 से 14 की, दोनों इंक्लूसिव होंगे इसके अंदर। यह तक बात समझ में आ रही है आपको? बोलो। यस जी सर। अच्छा, तो इस रेंज में काइनेटिक एनर्जी की जीरो वैल्यू तो आएगी नहीं कभी। नो सर। सो के काइनेटिक एनर्जी कैन नेवर बी जीरो, जिसका काइनेमेटिक्स के हिसाब से मतलब ये हो गया पार्टिकल विल नेवर स्टॉप। ये इसका मतलब हो गया कि पार्टिकल कभी स्टॉप ही नहीं करेगा। और अगर पार्टिकल कभी स्टॉप ना करे, मतलब एक डायरेक्शन में कोई पार्टिकल चला और उसके बाद वो रुका ही नहीं कभी, तो क्या पार्टिकल कभी टर्न बैक करेगा? नो सर। तो पार्टिकल विल नेवर टर्न बैक, क्योंकि टर्न बैक करने के लिए स्टॉप होना पड़ता है। कहीं से भी अगर आपको टर्न करना है ना, अगर एक स्ट्रेट लाइन में चल रहे हो आप, एक पार्टिकल से कहा जाए कि ये v वेलोसिटी से चल रहा है, तो अगर ये किसी पॉइंट पर जा करके वापस पलट रहा है अपनी डायरेक्शन को, तो इसका मतलब जहां से आप टर्न बैक करोगे वहां पर आपको रुकना पड़ेगा। और पार्टिकल तो छोड़ दे, आप भी चलते चलते आप बिना रुके तो पीछे मुड़ नहीं सकते। बाइक भी चलाओ, कार भी चलाओ, तो बिना स्टॉप किए आप रिवर्स गियर कैसे लगाओगे? चलते चलते तो रिवर्स गियर लगा नहीं सकते कभी। आई मीन अगर रिवर्स होना है अपने मोशन की डायरेक्शन को, तो आपको स्टॉप होना पड़ेगा। यानी ये जानते हो केस कौन सा हो गया आपका? पार्टिकल विल नेवर टर्न बैक वाले केस को आप क्या बोल सकते हो यहाँ पर? दैट केस ये हो गया जहां पर बॉडी एस्केप कर जाती है। ये एस्केप करने वाला केस हो गया, पार्टिकल वापस ही नहीं आया, एक बार उसको स्टार्ट किया तो ये वापस कभी नहीं आएगा। मैं एग्जांपल दिखा रहा हूँ इसको, एक मिनट। ये पार्टिकल कभी भी वापस टर्न बैक नहीं करेगा। तो ग्रेविटेशन में पढ़ते ही हम लोग, ग्रेविटेशन में आप ये पढ़ते हो कि अगर अर्थ के सरफेस से किसी बॉडी को प्रोजेक्ट किया जाए, रेडियस ऑफ अर्थ को आप आर ई से डिनोट करो, और एम मास का पार्टिकल इसकी सरफेस से हमने किसी वेलोसिटी से फेंका, तो एक डेफिनेट वेलोसिटी से ज्यादा वेलोसिटी पर अगर आप थ्रो करते हो इसको, पढ़ते नहीं है कि बॉडी स्केप कर जाती है, जिसकी वैल्यू अर्थ के सरफेस पर 11.2 किलोमीटर पर सेकंड बताई गई है। यस सर। यस तो ये कैसे पता लगाएंगे कि कितनी वेलोसिटी से ये स्केप करेगा? मतलब अगर एक बॉडी को हमने v वेलोसिटी दी, स्केप करने का मतलब ये बॉडी ऊपर चलती रहे, कभी नीचे वापस ना आए। अब ये बॉडी हमेशा मतलब ऑलवेज मूविंग अप, तो ऑलवेज मूविंग अप इसी को आप कहोगे कि ये स्केप होगा। और उसमें ये पूछते हैं कि बताओ ये स्केप वेलोसिटी कितनी होती है, इसका फॉर्मूला भी होता है स्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला। रूट 2 GH। नहीं रूट 2 जी, GR। रूट नहीं होता है यार, कुछ और रूट होता है। 2 GR। वो देखेंगे अभी, हाँ रूट 2 GR सही है, अभी देखेंगे, बट मैं सिर्फ आपको आइडिया डिस्कस कर रहा हूँ कि क्या होगा। तो यहीं पर एक एग्जांपल मैंने ये लिया, अब मैं आपको एक दूसरा एग्जांपल दे रहा हूँ यहाँ पर। यहीं पर एक दूसरा एग्जांपल लूं, सपोज दैट मैकेनिकल एनर्जी की वैल्यू 5 जूल है मान लो। अब आप बताओ काइनेटिक एनर्जी की क्या रेंज आएगी? यहां से मैकेनिकल एनर्जी 5 ले लो और पोटेंशियल एनर्जी -6 से +6 के बीच में है। पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू -6 टू +6 है, तो रेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी क्या बनेगी? देखो जरा, -1 से 11। -1 से 11, बट -1 का कोई फिजिकल मतलब नहीं है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी -1 ही हो सकती है। ये मैथमेटिकली आ रहा है आपका, मैथमेटिकली -1 से +11 है, लेकिन फिजिक्स में -1 काइनेटिक एनर्जी का कोई मतलब है नहीं एक्चुअल में। 0 to 11। हाँ, मतलब आंसर 0 से लिखना पड़ेगा आपको, ये मैथ के पॉइंट ऑफ व्यू से हुआ आपका आंसर। मतलब मैथ के हिसाब से तो ये आंसर बनेगा, लेकिन एक्चुअली आप आंसर क्या लिखोगे? मतलब अगर हमको फिजिक्स में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप अपना आंसर ये देंगे, काइनेटिक एनर्जी की जो रेंज होगी इट शुड बी 0 to 11। अब 0 इंक्लूडेड है इसमें, 0 इंक्लूडेड है, दैट मीन्स समवेयर पार्टिकल विल स्टॉप।
समवेयर बॉडी का मोशन स्टॉप होगा, और एक बार अगर मोशन स्टॉप किया आपने, एक बार अगर मोशन स्टॉप किया, इसका मतलब आप वापस पलट के आओगे, टर्न बैक भी होगी। और अगर आप पलट के वापस आ गए तो इसका मतलब आप बाउंडेड है, इसको बोलते हैं बाउंडेड मोशन। और यही सबसे आपके कंसेप्ट आते हैं, बाइंडिंग एनर्जी और उसके कंसेप्ट। यानी यहाँ पर आप इसको बोल सकते हो कि ये बाउंड मोशन है, बंधा हुआ है, कि थोड़ी कुछ दूर तो जा सकते हो आप, लेकिन वापस लौट के वहीं आओगे आप, इसी को बाउंडेशन कहते हैं। जी सर। तो कंसेप्ट क्या बन रहा है, दोनों को मिलाओ, क्योंकि ये बहुत तगड़ा कंसेप्ट है, बता रहा हूँ आपको, फिजिक्स का बहुत तगड़ा कंसेप्ट है आपका। 3 चैप्टर रिलेटेड हैं इसके, 3 चैप्टर्स। और एनर्जी का पूरा पूरा चैप्टर वैसे भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आई मीन एनर्जी का तो कंसेप्ट 12th में रियलाइज करोगे आपकी इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। नंबर 1, इसमें 3 कंसेप्ट में डिस्कस करूंगा। क्राइटेरिया टू एस्केप, क्राइटेरिया टू बी बाउंडेड, एंड क्राइटेरिया टू ऑसिलेट। सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशंस करने की कंडीशंस क्या होंगी, या किसी भी तरीके का ऑसिलेशन करने की कंडीशंस क्या होंगी। अब देखो, मैंने जो न्यूमेरिकल वैल्यू ली है ना, आपने नोटिस किया है मैंने 8 और 5 का फिगर कहाँ से लिया है, क्योंकि ये तो आप एक न्यूमेरिकल कर रहे हो, अभी एक न्यूमेरिकल कर रहे हो। अब ये न्यूमेरिकल बदल भी सकता है, हो सकता है आपके सामने जो ग्राफ आए यहाँ पर 6 की बजाय कुछ और लिखा हो। ये तो जस्ट एक एग्जांपल है, सैंपल है। देखिए, इस ग्राफ में पोटेंशियल एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू 6 थी, तो मैंने एक बार एनर्जी को जब कंसिडर किया तो मैंने 8 माना है, जो कि 6 से ज्यादा है, और एक बार मैंने लेस देन 6 की वैल्यू मानी है। क्या ऐसा आपको लग नहीं रहा है इसमें न्यूमेरिकल वैल्यूज के हिसाब से कि +6 से कोई भी बड़ी वैल्यू अगर आप मैकेनिकल एनर्जी की चूज कर लो, +6 से बड़ी कोई भी वैल्यू मैकेनिकल एनर्जी की चूज करिए, 6.1 भी चूज कर सकते हो, तो काइनेटिक एनर्जी में कभी 0 नहीं आएगा। यस सर। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? आप मैकेनिकल एनर्जी 6.1 ले लो, 6.1, 6.01 ले लो, 6.01, थोड़ी सी ज्यादा ले लो, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी -6 से +6 के बीच में रखो जरा। काइनेटिक एनर्जी 0 के बराबर कभी नहीं जाएगी, जिसका मतलब ये होगा पार्टिकल कभी रुकेगा ही नहीं, कभी वापस टर्न बैक नहीं करेगा। और 6 से छोटी वैल्यू ले लो तो काइनेटिक एनर्जी में 0 का टर्म आ जाएगा। यानी मैं एक जानते हो क्या कहना चाह रहा हूं आपसे? मैं ये कह रहा हूं कि अगर मैकेनिकल एनर्जी, इफ मैकेनिकल एनर्जी इज लेस देन द मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, अगर ये कंडीशन है आपकी, किस टाइप का मोशन होगा ये? अब आप जनरलाइज करने जा रहे हो इसको। यहाँ न्यूमेरिकल वैल्यूज थी, अब उसको जनरलाइज करेंगे। ये जो 5 जूल है 5 जूल, वो पोटेंशियल एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू 6 से छोटा लिया था मैंने, -6 उसकी मिनिमम वैल्यू है। बाउंडेड मोशन। हाँ जी, बिल्कुल, कि अगर मैकेनिकल एनर्जी लेस देन द मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी है, देन सिस्टम इज बाउंडेड। अगर मैकेनिकल एनर्जी मोर देन द मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी है, एस्केप कर जाएगा, अनबाउंडेड, एस्केप करेंगे इसमें। और तीसरा केस जो बन सकता है, अगर बराबर हो जाए तो then at the position where u is maximum, at the position where u is maximum, हाँ, particle will stop permanently, particle will stop forever, हमेशा के लिए रुक जाएगा, ना तो वापस लौट के आएगा, ना तो इन्फिनिटी पे जाएगा। जहां उसके पास मैक्सिमम एनर्जी होगी वहीं जाके परमानेंटली रुक जाएगा। और क्या ऑसिलेट करने के लिए वापस नहीं आना पड़ता है मीन पोजीशन से, इक्विलिब्रियम पोजीशन से? जब आप एक्सट्रीम पॉइंट की तरफ जाते हो ऑसिलेट करने में, तो क्या वहां से वापस मीन पे नहीं आना है?
टू एंड फ्रो मोशन नहीं करने। तो ऑसिलेशन कब होंगे? बाउंडेड बाउंडेड मोशन में ही आप कह सकते हो कि यही चीज क्राइटेरिया ऑफ ऑसिलेशंस भी होंगी। एक सिस्टम तभी ऑसिलेट कर सकता है जब सिस्टम की मैकेनिकल एनर्जी उसके मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी से कम हो। अब आपको मैं ग्रेविटेशन वाले क्वेश्चन में दिखाता हूँ जिसको यहाँ पे छोड़ा था। हाँ जी सर थर्ड वाला केस नहीं है। सर एफएचएम में तो सर दोनों बराबर रहते हैं, ये मैकेनिकल यू में। कौन सा? एफएचएम में नहीं होते बराबर, बता रहे हैं अभी आपको बता रहे बराबर नहीं होते, समझाते हैं अभी। पहले तो इसको इम्पोर्टेंट है, इसको हमेशा मतलब कहीं नोट्स में रखोगे। अब आप ग्रेविटेशन चैप्टर पे आओ पहले तो। यही तो क्वेश्चन पूछते हैं ना आपसे कि कितनी वेलोसिटी से इसको थ्रो करे ताकि बॉडी एस्केप करे। क्वेश्चन यही होते हैं, फाइंड द एस्केप वेलोसिटी। ये बताइए ग्रेविटेशन की जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है वो है -g कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाई r। ये फॉर्मूला है। क्या रेंज होगी इसकी, कहां से कहां तक जाएगा ये? आर से आप इसमें r वेरिएबल है तो डिस्टेंस r 0 रख लो और डिस्टेंस r इन्फिनिटी रख लो। डिस्टेंस r अगर मैं 0 पुट कर दूं तो माइनस इन्फिनिटी आ जाएगा, और डिस्टेंस r इनफाइनाइट रख दूं 0। 0। तो इसका मतलब नेगेटिव रेंज है इसकी, माइनस इन्फिनिटी से 0 की रेंज है। तो मैक्सिमम कितना हुआ? 0 0। मिनिमम इन्फिनिटी है। ये मैक्सिमम मिनिमम में मॉड मत देखना, पहले बता दे रहे हैं आपको, मॉड देख लिया तो सब गड़बड़ हो जाएगा। मैक्सिमम 0। अब जहां से आप उसको प्रोजेक्ट कर रहे हो एट द प्रोजेक्शन पॉइंट, जहां से पार्टिकल को थ्रो किया जा रहा है, एट द प्रोजेक्शन पॉइंट उसके पास पोटेंशियल एनर्जी कितनी है और काइनेटिक एनर्जी कितनी है। देखो आप, तो प्रोजेक्शन पॉइंट है कहां पर, कहां से बॉडी को फेंक रहे हो आप? तो बॉडी इज थ्रोन फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ। तो जब बॉडी को अर्थ के सरफेस से फेंकोगे तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होगा -g कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाय। सरफेस पर अगर बॉडी है तो अर्थ के सेंटर से उसका जो डिस्टेंस होगा वो रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर होगा। और काइनेटिक एनर्जी तो हम लोग बनाएंगे कितनी स्पीड से फेंका गया, तो हाफ m इंटू वी स्क्वायर। इसका मतलब मैकेनिकल एनर्जी क्या हो गई उसकी, यानी कि टोटल एनर्जी निकाले अगर, तो हाफ m वी स्क्वायर, बिकॉज हम लोगों ने उसको वेलोसिटी प्रोवाइड की है और सरफेस पर होने की वजह से -g स्मॉल m डिवाइडेड बाय r इसकी मैकेनिकल एनर्जी। आपको एस्केप करवाना है इस पार्टिकल को, तो ये मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी से ज्यादा होना चाहिए। मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी यहाँ 0 है, यानी ये टर्म 0 से बड़ा होना चाहिए। कर लीजिए सॉल्व। तो v शुड बी मोर देन रूट ऑफ 2g कैपिटल M डिवाइडेड बाय r। इसीलिए कहा जाता है कि √2gm/r से ज्यादा वेलोसिटी देंगे तभी ये एस्केप करेगा, अदरवाइज एक मैक्सिमम हाइट पर जा करके वापस आ जाएगा, टर्न बैक करेगा ना। बाउंडेड मोशन का मतलब कुछ देर मोशन करने के बाद पलट जाओगे आप, टर्न बैक करना होगा आपको। तो जहां टर्न बैक करेगा वहीं पर आपसे मैक्सिमम पोजीशन पूछी जाती है कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट क्या कर सकते हैं हम लोग। बोलो, आई बात समझ में आपको ये चीज? जी सर। यस सर। मतलब प्रूफ लॉजिकल तरीके से देखो, एक तो है रिजल्ट और फॉर्मूला याद कर लेना, और एक होता है कि उसके पीछे की जो लॉजिक है वो समझना, वो जनरलाइज फॉर्म में क्या करना चाहिए आपको। मैं एक और क्वेश्चन दूं अगर इसको समझने के लिए, मान लो एक और क्वेश्चन देता हूं मैं, ठीक है। अभी वापस अभी मेरा जो मेन क्वेश्चन बचा हुआ है जिस पर भी डिस्कशन चल रहा है वो बचा हुआ है अभी आपके लिए, बट मैं वैसे एक क्वेश्चन आपसे दूं ग्राफिकली कि यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी है और यहाँ पर x है, और मान लो मैंने एक ग्राफ चूज किया और वो ग्राफ जो है वो कुछ इस तरीके से जा रहा है। मैं अभी पहले सिंपल ग्राफ लेने जा रहा हूँ आपको, एक सिंपल ग्राफ। ये ग्राफ कुछ ऐसे है, एक सेकंड बच्चा। ये ग्राफ कुछ ऐसे है,
यहाँ पर वैल्यू आपके पास मान लो 4 जूल की दी जा रही है और यहाँ पर वैल्यू दी जा रही है कुछ 10 जूल की। ये वैल्यू डिफाइन करी गई है x इक्वल टू 1 पे और ये वैल्यू डिफाइन की जा रही है x इक्वल टू 5 पर। यहाँ पर वैल्यू x इक्वल टू 2 है, 0, और सब स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं, यानी कि मीटर में और जूल्स में चल रहा सब कुछ। अब आपसे मैं कहूँ कि अब पार्टिकल जिसका कुछ मास डिफाइन कर लेंगे, जिसका मास मान लीजिए कि 4 किलोग्राम है, इज प्रोजेक्टेड पार्ट 1 एट x इक्वल टू 0, पार्ट 2 प्रोजेक्टेड एट सपोज दैट पॉइंट x इक्वल टू 2। अच्छा, x इक्वल टू 2 के करस्पॉन्डिंग वैल्यू बता दें आपको। x इक्वल टू 2 के करस्पॉन्डिंग यहाँ वैल्यू 2 जूल है। फाइंड नेसेसरी वेलोसिटी टू एस्केप। अब क्या करोगे इसको? नेसेसरी वेलोसिटी टू एस्केप क्या होनी चाहिए? लॉजिक जिनको पता है उनके लिए क्वेश्चन आसान है, नहीं तो फिर आप इसको फिर ढूंढोगे कि क्या है। और एक फंडामेंटल लॉजिक सिर्फ इसको ध्यान रखिएगा, एस्केप करवाने के लिए मैकेनिकल एनर्जी शुड बी मोर देन मैक्सिमम एनर्जी। लेकिन मैं फिर बोल दूं, मैकेनिकल एनर्जी कैसे डिफाइन होती है? तो मैकेनिकल एनर्जी मोशन कहां से स्टार्ट हुआ है ये इस पे डिपेंड करेगा। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन ऑफ पोजीशन कही जाती है। पोटेंशियल एनर्जी की सिंपल डेफिनेशन है फंक्शन ऑफ पोजीशन है। तो आप कौन सी लोकेशन से अपनी जर्नी को स्टार्ट कर रहे हो वो डिसाइड करेगा कि आपके पास क्या पोटेंशियल एनर्जी है, और आपके पास क्या पोटेंशियल एनर्जी है वो डिसाइड करेगी कि हमारी मैकेनिकल एनर्जी कितनी है। जैसे कि अगर मैं इसके फर्स्ट पार्ट की बात करूं तो मेरी मैकेनिकल एनर्जी क्या होगी यहाँ पर? अगर मैकेनिकल एनर्जी हम कैलकुलेट करना चाहें तो मैकेनिकल एनर्जी विल बी काइनेटिक एनर्जी जब मैंने मोशन स्टार्ट किया और प्लस पोटेंशियल एनर्जी जब मैंने मोशन स्टार्ट किया। क्योंकि मैकेनिकल एनर्जी जितनी आपकी स्टार्टिंग में होगी वही आगे भी होनी है, कंजर्व रहनी है उसको। तो फर्स्ट पार्ट में स्टार्टिंग काइनेटिक एनर्जी को तो हम हाफ मास ऑफ पार्टिकल 4 और v स्क्वायर लिख लेंगे, बिकॉज v निकालना ही है मेरे को। और x इक्वल टू 0 से आप स्टार्ट कर रहे हो। कितनी पोटेंशियल एनर्जी है ग्राफ के हिसाब से वहां पर? x इक्वल टू 0 पर 0, तो ये हो गई मैकेनिकल एनर्जी। अब इसको हम किससे ज्यादा कर दें एस्केप करने के लिए? पूरे ग्राफ में सबसे ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी आपको 10 जूल दिख रही है, मैक्सिमम है ये। पूरे ग्राफ की मैक्सिमम एनर्जी 10 जूल की है। तो एस्केप करवाने के लिए ये वैल्यू 10 से बड़ी होनी चाहिए। अब अगर आप सेकंड पार्ट की बात करते हो तो वहां पर मैकेनिकल एनर्जी कैलकुलेट करेंगे। तो उसके लिए फिर से काइनेटिक एनर्जी स्टार्टिंग वाली ये वेलोसिटीज पे डिपेंड करती है और पोटेंशियल एनर्जी पोजीशन पे डिपेंड करती है। तो एक बार फिर से हाफ 4 इंटू वी स्क्वायर। लेकिन अब आप x इक्वल टू 2 से स्टार्ट कर रहे हो, तो x इक्वल टू 2 से स्टार्ट करेंगे जहां पर पोटेंशियल एनर्जी 2 जूल थी। तो मेरे पास स्टार्टिंग में पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू 2 हो गई, लेकिन अभी भी इसको हम मोर देन 10 ही करेंगे एस्केप करने के लिए। बोलिए, क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? अभी भी डाउट है कोई इसमें? यस सर। बोलो बच्चा, क्लियर हो गया? यस सर। यस सर। एक और एग्जांपल दिखाते हैं आपको पहले। अब ये ग्रेविटेशन में नहीं पढ़ाएंगे, पहले बता दे यार, एस्केप वेलोसिटी हम यहाँ के बाद दोबारा नहीं पढ़ाते, है ना? मतलब क्योंकि जरूरत भी नहीं है उसको दोबारा पढ़ाने की एक्चुअली। जैसे हम यहाँ पर ये मान लें कि अगर हम अर्थ की बात करें, उसका रेडियस मान लो कैपिटल R है और सरफेस से h हाइट ऊपर यहाँ पर एक मास ले करके और उसको किसी एंगल पर प्रोजेक्ट कर रहे हो आप, सपोज थीटा एंगल पर। मतलब ये आपका बिगिनिंग पॉइंट है। तो ये क्वेश्चन को बड़ा केयरफुली पढ़ना है, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना होता है कि हम स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं। क्योंकि आपने अगर स्टार्टिंग पोजीशन आइडेंटिफाई नहीं करी तो पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखोगे? और क्वेश्चन यही है, आपको यहाँ पर v एस्केप निकालना है, एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू कितनी होगी। तो देखिए, आप अपनी मैकेनिकल एनर्जी कैलकुलेट करो। तो ई मैकेनिकल, एक बार फिर से, के जब आपने स्टार्ट किया था तब, और पोटेंशियल एनर्जी जब स्टार्ट किया था तब क्या थी? तो काइनेटिक एनर्जी
हाफ एम वी स्क्वायर, उसका स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला ही है हाफ एम वी स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी जहां से आप स्टार्ट कर रहे हो, ये पॉइंट अर्थ के सेंटर से टोटल कितने डिस्टेंस पर है, तो उसके हिसाब से माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाय डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ लेना होगा। नेचुरली वो आर प्लस एच हो गया, ये हो गई मैकेनिकल एनर्जी। और तुम्हें सिर्फ एक स्टेप करना है, इसको ग्रेटर देन कितना करना है देख लो, ग्रेटर देन कंसेप्ट के हिसाब से ग्रेटर देन द मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, और ग्रेविटेशन के केस में मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू 0। तो फिर से हम उठा करके सिर्फ इसको मोर देन 0 पुट कर देंगे, मेरा आंसर आ जाएगा। इसमें थीटा का कोई यूज है? एनर्जी का कंसेप्ट लगा रहे हो, स्केलर क्वांटिटी का कंसेप्ट लगा रहे हो, यानी एस्केप वेलोसिटी डायरेक्शन पे तो डिपेंड कर नहीं रहा कि आप किस एंगल पर फेंक रहे हो बॉडी को। हाँ जी, तो अब इससे आप निकाल सकते हो अगर एस्केप करने का कंसेप्ट क्या होगा। ग्रेविटेशन का एग्जांपल मैंने इसलिए बार बार दे रहा हूँ क्योंकि इससे फैमिलियर हो, जानते हो इसके बारे में पहले से समझ आएगा। लेकिन ये जो एग्जांपल मैंने चूज किया इसको ध्यान देना, ये भी अच्छा क्वेश्चन था। और मैं क्वेश्चन तो अब मान लो लेट पोटेंशियल एनर्जी, कुत्ते का बच्चा कब होगा है पूछो ना अंकल से। मैं चुप रहो यार, हमें भी कुत्ता चाहिए। यू नॉट इनटू दैट कॉस px, ये मान लो पोटेंशियल एनर्जी, यू नॉट कॉस px, ठीक है ना। u इक्वल्स टू यू नॉट कॉस bx, इस तरीके से दे रखा आपको। फाइंड नेसेसरी वेलोसिटी at suppose that the point x equals to pi upon 3b. Find the necessary velocity at x equals to pi upon 3b to speed. Mass of particle m. क्या करेंगे इसका आंसर देखो। कृतिका अग्रवाल माइक म्यूट कर दो आप। कृतिका अग्रवाल अपना माइक म्यूट कर लो। फाइंड नेसेसरी वेलोसिटी एट x इक्वल्स टू पाई अपॉन 3b टू एस्केप। तो देखिए सॉल्यूशन पार्ट पे आते हैं। सबसे पहले काम मैकेनिकल एनर्जी निकालो। तो मैकेनिकल एनर्जी बेसिकली हाफ एम वी स्क्वायर प्लस पोटेंशियल यू नॉट बाय एम, हाँ कॉस बी, और यहाँ पर x की वैल्यू पुट कर दो। वो क्वेश्चन में दी जाएगी तुमको, हमेशा ये बताया जाएगा कहाँ से स्टार्ट हो रहे हो। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं x बराबर पाई अपॉन 3b से। तो यहाँ पर मोर देन अंडर रूट म्यू नॉट बाय एम। हाँ और देन अंडर रूट म्यू नॉट बाय, बस इतना कर दें। ये मैकेनिकल निकाल लिया आपने। दो काम करने हैं, एक तो मैकेनिकल निकालो, उसके बाद u की मैक्सिमम वैल्यू देख लो कितनी है। तो वो फंक्शन से मालूम चल जाएगा। फंक्शन से आप देख सकते हो कि मैक्सिमम वैल्यू पोटेंशियल एनर्जी की क्या बनेगी, u नॉट। अब आप इसके बाद सिर्फ एक स्टेटमेंट लिख दो, ये जो मैकेनिकल एनर्जी है ये u नॉट से बड़ा होना चाहिए। आ जाएगा आंसर ना सभी का, मतलब इसको सॉल्व करके जो आंसर आएगा वो आएगा v शुड बी मोर देन रूट ऑफ ये u नॉट बाई 2 आ जाएगा उधर, यानी u नॉट बाई m ना। यस सर। यस सर। तो ये देखो, हाँ बच्चा सैंपल दे रहा हूँ मैं तुमको, सैंपल दे रहा हूँ। आप पेपर में यहाँ फंक्शन तो कोई भी आ सकते हैं यार। ये तो मैं आपको जस्ट डिफरेंट तरीके के सैंपल्स एग्जांपल दिखा सकता हूँ कि u का फंक्शन दिया जाएगा, और मैथमेटिक्स आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए ताकि आप एक फंक्शन के मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू जज कर पाओ कितनी है। मैक्सिमम मिनिमम कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। ये तो मैं जानबूझ करके सिंपल फंक्शन दे रहा हूँ कि मैं मैथमेटिकल पोर्शन डिफिकल्ट नहीं करना चाह रहा क्वेश्चन में कि मैक्सिमम कितना आएगा। मैक्सिमम वाला पोर्शन भी डिफिकल्ट किया जा सकता है यहाँ पर अगर मैं एक कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन बनाऊं, बट प्रिंसिपल्स यही रहेंगे सॉल्व करने के, फंडामेंटल्स यही रहेंगे। तो या तो फंक्शन दिया जाएगा या फंक्शन की जगह पर फंक्शन का ग्राफ दिया जाएगा। तो ग्राफ दिया है तो बड़ा आसान हो जाता है, ग्राफ के अंदर डायरेक्ट देख सकते हो मैक्सिमम वैल्यू क्या है, और फंक्शन दिया है
तो मैथ वाला चैप्टर लगा देना, फंक्शंस वाले चैप्टर जहां पर डोमेन, रेंज और मैक्सिमम वैल्यू निकालना बताया गया है आपको। ये सब बड़े सिंपल फंक्शंस हैं, तो ये डायरेक्टली हो जाते हैं। और बाउंडेड करने के लिए मैं फिर बोल रहा हूँ लेस देन मैक्सिमम है। तो अब आइए वापस जिस क्वेश्चन को हम डिस्कस कर रहे थे, ये वाले को, ये तो जनरलाइज कंसेप्ट फिजिक्स का हो गया पूरा। यहाँ पर द पार्टिकल विल बी बाउंड इफ द टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम इज इन व्हाट रेंज। क्या कंडीशन होनी चाहिए? बाउंडेड करना है अगर तो क्या आंसर दें इसका? बी पार्ट का आंसर। कंडीशंस यहाँ लिखी थी हम लोगों ने भी, बाउंडेड की और एस्केप करने की। बाउंडेड करने के लिए मैकेनिकल एनर्जी मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी से कम होनी चाहिए। ग्राफ के हिसाब से मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी है 6 जूल की। ओपन इंटरवल +6 to -6। +6 नहीं, आप सिर्फ ये कहिए कि मैकेनिकल लेस देन 6 हो बस, मतलब -∞ to 6 कहेंगे। 6 से लेस कोई भी रियल वैल्यू चलेगी, एनी रियल वैल्यू विच इज लेस देन 6। भाई ऑब्वियसली रियल वैल्यू इसलिए बिकॉज एनर्जी है, तो इमेजिनरी तो लोगे नहीं आप, रेशनल नंबर तो लोगे, मतलब रियल नंबर से लोगे। तो कोई भी वैल्यू जो -6 से हो, तो अगर आप रेंज पूछते हो मेरे से, अगर आप इसमें मैथमेटिकल कंसेप्ट को यूज करना चाह रहे हो, तो मेरा आंसर फिर ये होना चाहिए मेरे ख्याल से, क्लोज ब्रैकेट -∞ से आई थिंक ओपन ब्रैकेट 6। मेरे ख्याल से ये देख लेना यार, ये ब्रैकेट्स का थोड़ा सा मेरे को कंफ्यूजन होता है। -∞ का ओपन Infinity है, पे ओपन open ब्रैकेट होता है। ओपन वाले -∞ ओपन वाला इंक्लूसिव होता है कि एक्सक्लूसिव होता है वो? सर एक्सक्लूसिव होता है। देख लेना इसको यार, मैं नहीं लिख रहा इसको क्योंकि मेरे को थोड़ा सा डाउट रहता है इसमें वैसे। हालांकि माइनस में वो तो देखो, आप ऑब्जेक्टिव पेपर करने जा रहे हो तो बड़ा क्लियर होता है। अच्छा, अब इसके बाद का डिस्कशन पॉइंट है, इसके बाद का, सपोज दैट द सिस्टम हैज एनर्जी ऑफ -3 जूल। नाउ रेंज ऑफ पोजीशंस वेयर द पार्टिकल कैन बी फाउंड। रेंज ऑफ पोजीशंस वेयर द पार्टिकल कैन बी found if the system has energy of -3 joule. Suppose the system has energy of -3 joule. Find the range of positions where the particle can be found. क्या लॉजिक होगा इसका? क्या पॉसिबल नहीं है? इधर राइट साइड पे देखिए, क्या पॉसिबल नहीं है? पोटेंशियल एनर्जी कैन नॉट बी मोर देन द मैकेनिकल एनर्जी, इट इज नॉट पॉसिबल। पोटेंशियल एनर्जी कैन नॉट बी मोर देन मैकेनिकल एनर्जी, इट इज नॉट पॉसिबल। और हम मैकेनिकल एनर्जी ले कितना रहे यहाँ पर? सपोज दैट द मैकेनिकल एनर्जी -3 जूल। तो इसी ग्राफ में अगर मैं मैकेनिकल एनर्जी का ग्राफ बनाऊं -3 जूल, तो मैं क्या करूंगा? -3 पर एक लाइन ड्रॉ कर दूंगा, -3 जूल पर एक लाइन प्लॉट करेंगे, और -3 जूल पर जो लाइन हम प्लॉट कर रहे हैं, ये लाइन ग्राफ होगा मैकेनिकल एनर्जी का। अब दो ग्राफ बन गए, एक ग्राफ पोटेंशियल एनर्जी का बना हुआ है और एक ग्राफ मैकेनिकल एनर्जी का बना हुआ है। एक काम करते हैं, इसका कलर थोड़ा सा डिफरेंट कर देते हैं, कलर इसको ब्लैक से कर देते हैं। तो -3 वाले पर हम थोड़ा सा विजिबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं। तो ये ग्राफ हमारा मैकेनिकल एनर्जी का है यार। आप बताओ, इस ग्राफ को बनाने के बाद जहां पर मैकेनिकल एनर्जी की स्ट्रेट लाइन ग्राफ पोटेंशियल एनर्जी की ग्राफ को इंटरसेक्ट कर रही है, उन पॉइंट्स को मैं डिनोट करता हूं ई और एफ से। जहां जहां मैकेनिकल एनर्जी की ग्राफ और पोटेंशियल एनर्जी की ग्राफ एक दूसरे को कट कर रहे हैं, उनको डिनोट करता हूं ई और एफ से। तो ई और एफ के बीच वाला जो पोर्शन है, बिटवीन ई एंड एफ, क्या ये पॉसिबल है या नहीं पॉसिबल है? ई से एफ तक, ई टू एफ के बीच में अगर आप देखो, ई टू एफ के बीच में, तो मैकेनिकल एनर्जी का ग्राफ पोटेंशियल एनर्जी के ग्राफ के ऊपर है। लेकिन ई साइड की लेफ्ट पे जाओ, लेफ्ट टू ई साइड, और राइट टू ई साइड, राइट टू एफ, कौन सा ग्राफ ऊपर दिख रहा है आपको इनमें से? पोटेंशियल एनर्जी। Potential. क्या पॉसिबल है, क्या पॉसिबल नहीं है इसमें से? So left Sir, to दूसरा right to F possible है। नहीं है।
E to F पॉसिबल है ना, उसके अलावा तो पॉसिबल नहीं हो सकता। नहीं सर। अब E और F में वैल्यू क्या होगी, वो ग्राफ अभी इतना क्लियर ग्राफ नहीं है, अंदाजे से बताएंगे, अंदाजे से लगभग एक अंदाजा लगाएंगे कि ये जो ग्रिड है ये सब 1 यूनिट्स की ग्रिड है। जैसे 0 से 2 है ना यहाँ पर, तो इसका मतलब एक ग्रिड 1 यूनिट की है, 1 2 3 4। तो ये ई पॉइंट लगभग मिड पॉइंट पर, अंदाजे से बता रहा हूँ, गेस कर रहे हैं, हाँ गेस कर रहे हैं कि ये पॉइंट लगभग जो होना चाहिए, लगभग यहाँ पर जाएंगे तो ऑलमोस्ट 0.5 टाइप का चीज मान लेते हैं, ठीक है। और पॉइंट एफ के पास जो न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी, पॉइंट एफ के पास इसके ऊपर जो कोऑर्डिनेट आएगा वो 2 के बाद 3 और ये 3 और 4 के बीच में, यानी आप क्या बोलोगे, पार्टिकल के कोऑर्डिनेट्स कहाँ से कहाँ तक लाई कर सकते हैं, मतलब पार्टिकल का जो आर है वो किस रेंज के अंदर हो सकता है। 0.5 to 3.5 राइट, तो ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल है। वही पूछ रहे हैं, द रेंज ऑफ पोजीशंस वेयर द पार्टिकल कैन बी फाउंड, कहाँ कहाँ पर पार्टिकल मिल सकता है आपको, द रेंज ऑफ पोजीशंस वेयर द पार्टिकल कैन बी फाउंड। आंसर है -0.5 से लेकर के और +3.5 तक ये पार्टिकल मिल सकता है आपको, यानी पार्टिकल 0.5। अरे माइनस नहीं है, वही बच्चा है, ये माइनस नहीं है यहाँ पर, हाँ 0.5 यहीं पर मिलेगा। यानी ये किस टाइप का मोशन हुआ यार, किस टाइप का मोशन हुआ, पार्टिकल ई से एफ के बीच में जिंदगी भर चलता रहेगा, पूरी लाइफ वो इन 2 पॉइंट के बीच में बिता देगा। बाउंडेड मोशन, बाउंडेड तो हुआ, ये ऑसिलेटरी नहीं हो गया। ऑसिलेशन। अगर आपके मोशन को 2 पॉइंट्स के बीच में लिमिटेड कर दिया जाए कि आप ई से एफ का मोशन करोगे, एफ से ई, ना तो ई के लेफ्ट जाना है ना एफ के राइट जाना है, मोशन विल ऑलवेज बी बिटवीन द 2 पॉइंट्स। किस टाइप का मोशन हो गया ये, ऑसिलेशन। ऑसिलेशन। ई और एफ पीरियोडिक नहीं हो सकता? पीरियोडिक भी होगा, वो तो अलग बात है। सर अगर कोई मोशन बाउंडेड है तो ये पक्का है कि वो ऑसिलेटरी होगा? सर वाइब्रेशनल भी हो सकता है? ऐसा कोई जरूरी नहीं है, देखिए ये ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि बाउंडेड मोशन हमेशा ऑसिलेटरी होंगे। ग्रेविटेशन में कहाँ ऑसिलेशन होती है, अगर हम एस्केप वेलोसिटी से कम वेलोसिटी पर बॉडी को फेंके तो लौट के वापस आ जाएगी। मोशन बाउंडेड है लेकिन टू एंड फ्रो नहीं है। ओके सर, हाँ टू एंड फ्रो नहीं है ये। अच्छा 1 सेकंड होल्ड करना आप लोगों ने। आइए देखो, तो अब डी पार्ट पर आइए। इट्स मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या बनेगा। सपोज दैट सिस्टम हैज एनर्जी -3 जूल। तो अब इसकी एक हो गया, रेंज ऑफ पोजीशन आ गई। नाउ इट्स मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या बनेगी। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कैसे होगी, देखो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम निकालनी है अगर, सर जहाँ पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी, लेकिन वो उसी रेंज के अंदर, क्योंकि जब आपका आंसर सही है आपका, देखो सी पार्ट में आपको ये पता चल गया कि 0.5 से 3.5 के बीच में आर होगा। तो इस इंटरवल में सबसे कम पोटेंशियल एनर्जी कहां पर है, बिटवीन 0.5 एंड बिटवीन 3.5। कितनी है वो, -6। तो अब बताओ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। मैकेनिकल एनर्जी -3 जूल है, तो -3 जूल मैकेनिकल एनर्जी, और उसमें से यू की सबसे लोवेस्ट वैल्यू -6 को लेस करेंगे तो आंसर आ जाएगा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी +3 जूल। और ई कह रहे हैं लोकेशन वेयर द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, कहां पर होगा ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है कहां पर, 1.5। अब ए, हाँ ए वाले पॉइंट को अंदाजे से आप देखोगे तो अंदाजे से ये लगभग 1.5 आर इक्वल टू 1.5 है। और डी पार्ट, द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सिस्टम क्या होगा, मतलब अभी उसके पास -3 जूल है,
अभी सिस्टम के पास एनर्जी -3 जूल है। बाइंडिंग एनर्जी की डेफिनेशन भी समझ लो। बाइंडिंग एनर्जी सिस्टम का मतलब कितना और एनर्जी दे दें उसको, एडिशनल एनर्जी दैट इट वुड हैव टू बी गिवन इन ऑर्डर फॉर द पार्टिकल टू मूव आउट टू इनफाइनाइट डिस्टेंस। -3 आपके पास ऑलरेडी है, -3 पहले से ही है, और इनफाइनाइट पे जाने का मतलब स्केप करवाना है आपको। स्केप करने का मतलब टोटल एनर्जी मैक्सिमम पोटेंशियल से ज्यादा हो जाए। मैक्सिमम 9 जूल। हाँ बोल, ठीक है। मैक्सिमम +6 जूल है, -3 जूल पे आप खड़े हो, तो कितना और दे दें आपको ताकि आप +6 जूल से ज्यादा निकल जाओ? 6 और दे दीजिए। 9 तो 9 टोटल है, 6 हमें देना होगा ना। नहीं तो -3 जूल है ना एनर्जी हमारे पास, मैकेनिकल एनर्जी -3 जूल है हमारे साथ। यस हाँ, ठीक। माइनस में एनर्जी है मेरे पास और मुझे करनी है +6 के बराबर, तो आप 9 जूल एनर्जी यहाँ पर और दे, और इसी को कहा जाता है बाइंडिंग एनर्जी। यहाँ पर डेफिनेशन भी है इसकी, बाइंडिंग एनर्जी की एक्चुअल डेफिनेशन क्या होती है। आप और कितनी एनर्जी सिस्टम में डाल दें ताकि वो स्केप कर जाए, उसकी जितनी एनर्जी एग्जिस्टिंग एनर्जी है उसमें क्या ऐड कर दें ताकि वो हाईएस्ट पोटेंशियल एनर्जी को एक्सीड कर जाए, क्योंकि जैसे ही आप हाईएस्ट पोटेंशियल एनर्जी को एक्सीड कर जाओगे, थ्योरी के हिसाब से सिस्टम स्केप कर जाएगा। और यही कंसेप्ट हम कहाँ लगाते हैं, दिखाता हूँ आपको मैं। यही कंसेप्ट, ये बहुत बढ़िया एग्जांपल, मैं फिर बोल रहा हूँ आपसे, बहुत बढ़िया एग्जांपल है कंसेप्ट समझने के लिए, पूरा फिजिक्स समझने के लिए। ये सिंगल क्वेश्चन में सब कुछ है। बाइंडिंग एनर्जी आप ग्रेविटेशन चैप्टर का रिकॉल करते हैं, और जब हम लोग बाइंडिंग एनर्जी पूछते हैं तो मैक्सिमम लोग फॉर्मूला याद करके बता देते हैं, यार बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, तुरंत फॉर्मूला। बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है इसको समझो पहले आप। अर्थ के सरफेस पर, देखिए अर्थ के सरफेस पर कोई मास m है और वो रेस्ट पे है, तो इसकी बाइंडिंग एनर्जी क्या होगी बताओ। फॉर मास m एट रेस्ट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, पूछा जाए कि बताओ इसकी क्या बाइंडिंग एनर्जी होगी। Gmm/r। हाँ, तो देखिए पिछली डेफिनेशन से एक चीज समझ में आ गई कि बाइंडिंग एनर्जी का मतलब ये एडिशनल एनर्जी है। तो बाइंडिंग एनर्जी मतलब ये आप एडिशनल एनर्जी की बात कर रहे हैं, और प्लस जितनी एनर्जी एग्जिस्ट कर रही है आपकी बाइंडिंग एनर्जी और जो आपके पास एग्जिस्टिंग एनर्जी है, दोनों मिला करके मैक्सिमम पोटेंशियल से ज्यादा हो जाए। यही तो कंसेप्ट बताया अभी पीछे न्यूमेरिकल में। पिछले न्यूमेरिकल में एग्जिस्टिंग एनर्जी की वैल्यू -3 थी, मैक्सिमम था 6, तो बाइंडिंग 9 आ गया। तो फॉर द मास एट रेस्ट ऑन सरफेस ऑफ अर्थ, मास एट रेस्ट ऑन सरफेस ऑफ अर्थ की एग्जिस्टिंग एनर्जी क्या होगी? Gmm/r। हाँ, रेस्ट पे है तो काइनेटिक तो होगी नहीं, पोटेंशियल होगी खाली -g डिवाइडेड बाय R, क्योंकि सरफेस पर होगे तो आप सेंटर से r डिस्टेंस पे हो, एंड शुड बी मोर देन मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, जो ग्रेविटेशन के केस में 0 होती है। लेकिन अगर आपसे कोई कहे कि फॉर मास m इन ऑर्बिट नियर सरफेस ऑफ अर्थ, देखो ग्रेजुअली आप ये रियलाइज कर जाओगे कि कंसेप्चुअल स्टडी फॉर्मूले वाली स्टडी से बहुत ज्यादा आसान होती है। आप 10, 15, 20 फॉर्मूले पढ़ने से अच्छा है कि उन फॉर्मूलों का बेसिक जान दो। अर्थ के चारों तरफ अगर कोई मास रिवॉल्व कर रहा है, मतलब कोई सरफेस के आसपास कोई m मास है जो कि एक सर्कुलर ऑर्बिट में है, देखिए क्या होगा इसका आंसर। ये वैसे ही होगा जैसे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड चक्कर लगाता है। तो अगर कोई मास अपनी ऑर्बिट में है तो ऑर्बिट में होगा तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी भी होगी। अब आप स्टेटमेंट देखो, बाइंडिंग एनर्जी प्लस एग्जिस्टिंग एनर्जी शुड बी मोर देन 0, क्योंकि 0 मैक्सिमम एनर्जी है।
और एग्जिस्टिंग एनर्जी के दो कंपोनेंट्स होंगे। एग्जिस्टिंग एनर्जी में दो कंपोनेंट्स होंगे, एक काइनेटिक वाला और एक पोटेंशियल वाला। पिछले वाले में काइनेटिक नहीं था क्योंकि मास को हम लोगों ने रेस्ट पर रखा हुआ था। तो दैट एम्प्लाइज दैट बाइंडिंग एनर्जी, अब काइनेटिक एनर्जी जो एग्जिस्ट करेगी वो हाफ mv², और पोटेंशियल एनर्जी नियर सरफेस ऑफ अर्थ हो तो -g कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाई कैपिटल R शुड बी पॉजिटिव। अब यहाँ पर आपसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि आपको ऑर्बिटल स्पीड का फॉर्मूला पता हो, और ऑर्बिटल स्पीड होती है √gm/r, जो सेंट्रीपिटल फोर्स से निकाल सकते हो, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स को mv²/r करके निकाल सकते हो। तो इस v को लो यहाँ पर और बताओ इसके हिसाब से क्या बाइंडिंग एनर्जी बनेगी। अब v की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दे तो यहाँ पर बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू बनेगी मोर देन g कैपिटल M स्मॉल m/2r बनेगा। देख लेना एक बार। और एक्चुअली बाइंडिंग एनर्जी में मिनिमम वैल्यू बताई जाती है, तो मिनिमम वैल्यू Gmm/2r है। उससे ज्यादा भी दोगे तो भी बाइंडिंग तो भी चला जाएगा। वो बाइंडिंग एनर्जी मिनिमम एनर्जी के कंसेप्ट पर आता है। तो पहले वाले केस में बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू g कैपिटल M स्मॉल m/r से बड़ी होनी चाहिए। तो मिनिमम पूछा जाए, अगर मिनिमम बाइंडिंग एनर्जी कितना होगा तो आप इसी को बोल दीजिएगा। फर्क नहीं आ रहा है इसमें 2, इसमें बॉटम पे 2 नहीं है, यहाँ पर बॉटम पर 2 है। काइनेटिक एनर्जी इस बात पे डिपेंड नहीं करेगी कि रेडियल है कि। बच्चा वॉइस आपकी क्लियर नहीं है, फिर से बोलो। काइनेटिक एनर्जी इस बात पे डिपेंड नहीं करेगी कि ये वेलोसिटी जो है रेडियल उसी पॉइंट पे सर वो जीरो वेलोसिटी से वहीं खड़ा हुआ ऑर्बिट पे, तो सर जो वेलोसिटी वो मूव कर रहा है मेरे ख्याल से वॉइस आपकी क्लियर नहीं हुई है, आप मैसेज कर दो। बट जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ, देखिए ऑर्बिट के अंदर स्पीड मेंटेन रहती है, पहली बात, मिनिमम मैक्सिमम नहीं होती, जीरो वगैरह का कोई केस नहीं है। फिर भी आप मैसेज कर दो, मैं बताऊंगा अभी, क्योंकि आप वॉइस क्रैक कर गई बहुत ज्यादा। सर हाँ सर, ऑर्बिट की कोई हाइट नहीं लेंगे उसमें? नियर सरफेस ऑफ अर्थ लिखा तो है। अच्छा सॉरी, देख नियर सरफेस ऑफ अर्थ, ये क्वेश्चन में दिया जाएगा। मैं कह रहा हूँ कि बिना पोजीशन के पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालोगे, तो ये तो क्वेश्चन में बताया जाएगा कि ऑर्बिट भी है तो कितनी हाइट का ऑर्बिट है वो, उस हिसाब से हम पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे, उस हिसाब से मेरी बाइंडिंग एनर्जी आएगी। ये सब मेंशन होता है। तो अब ये मैसेज कैसे करें ग्रुप में? तो सिर्फ एडमिन भेज सकते। नहीं, इसी में चैट में आप पर्सनल कर देना मैसेज। चलो पर्सनल में कर देना, बता देंगे आपको मैसेज नंबर लेकर के। सुनो, बाकी जरा कंक्लूजन पॉइंट पर ध्यान दीजिए। इस एग्जांपल के थ्रू आपके कुछ कंसेप्ट देखो क्लियर हुए कि नहीं, मतलब कंसेप्ट ऑफ बाइंडिंग एनर्जी क्लियर हुआ आपका? सर एक बार सी वाला बता दीजिए। कौन सा? सर सी ऑप्शन, रेंज ऑफ पोजीशंस वेयर द पार्टिकल कैन बी फाउंड। यस सर। इसका मैं ये कह रहा हूँ, देखो इसका ये है, पार्टिकल उन्हीं पोजीशंस पर मिल सकता है जिन पोजीशंस पर पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू मैकेनिकल से लेस हो, यही पॉसिबल है। तो इस टाइप का क्वेश्चन कभी आए ना आपको कि बताओ किन पोजीशंस पर पार्टिकल मिलेगा और किन पोजीशंस पर पार्टिकल नहीं मिलेगा, तो उसका सीधा सा आंसर है द पोजीशंस। देखिए बार बार पोजीशन की बात ये की जा रही है, क्यों की जा रही है? क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी पोजीशन का ही फंक्शन है। तो जो लेफ्ट हैंड साइड में u है, ये पोजीशन का फंक्शन है। तो वो फंक्शन जब तक मैकेनिकल एनर्जी से कम होगा तब तक पार्टिकल की पोजीशन मिलेगी, और जैसे ही फंक्शन मैकेनिकल एनर्जी से बड़ा होगा नहीं मिलेगी। इस बात को और समझाने के लिए एक और छोटा एग्जांपल आपको दिखा देता हूं, इस बात को समझाने के लिए। इसको सपोज दैट पोटेंशियल एनर्जी की कुछ वैल्यू दी जाए आपको, ठीक है? पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू मैं फिर से ले लेता हूं एक बार, x² - 5x + 6, ये ले लेता हूं पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू। फाइंड allowed values, find the allowed values of x for a particle having mechanical energy equal to
हैविंग मैकेनिकल एनर्जी इक्वल्स टू 1 जूल। देखो क्या करेंगे। हाँ जी सिद्धार्थ, अच्छा ऑर्बिट में वेलोसिटी जीरो नहीं होती कभी भी। ऑर्बिट मतलब परमानेंट होता है, जिंदगी भर वो ऑर्बिट में रहेगा और स्पीड उसकी मेंटेन होती है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशंस होते हैं ये, तो कभी भी स्पीड जीरो नहीं हो सकती है एक ऑर्बिट में। क्योंकि देखिए बाउंडेड हुआ ना, ऑर्बिट का मोशन बाउंडेड मोशन होता है। और बाउंडेड मोशन हमने क्या बोला था अभी पीछे देखो, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी कैन नेवर बी जीरो, इसी को आप बाउंडेड मोशन कह रहे हो। तो बाउंडेड मोशन में दो बातें होती हैं, बाउंडेड मोशन में दो चीजें आती हैं, ऑर्बिट और ऑसिलेशंस। ये दो बाउंडेड मोशन के एग्जांपल है। ऑर्बिटल मोशन, चाहे आप सर्कुलर ऑर्बिट पे हो चाहे इलिप्टिकल ऑर्बिट पे हो, और ऑसिलेट करना ये बाउंडेड मोशन में आते हैं, और एस्केप करना ये अनबाउंडेड मोशन है। और बाउंडेड मोशंस में काइनेटिक एनर्जी कैन नेवर बी, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, सॉरी मिस्टेक। एस्केप करने वाली कंडीशंस में काइनेटिक एनर्जी कैन नेवर बी जीरो। बाउंडेड मोशन में स्पीड जीरो हो सकती है, लेकिन वो ऑसिलेटरी मोशन होना चाहिए। बाउंडेड मोशन में स्पीड जीरो हो सकती है ऑसिलेटरी मोशन में, और अगर बाउंडेड मोशन हमारा ऑर्बिट वाला है तो स्पीड कभी भी जीरो नहीं होगी। ऑर्बिट में कभी भी स्पीड जीरो नहीं होती। एनीवे इस कंसेप्ट को समझा दे यार। ये फाइंड द अलाउड वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच द पार्टिकल हैविंग मैकेनिकल एनर्जी इज 1 जूल। अब ये फंक्शन हो सकता है 6 की जगह कुछ और वैल्यू पुट कर दे, मेरे ख्याल से 7 पता नहीं। तो मैं लिख देता हूँ, मैं इक्वेशन लिख देता हूँ, हो सकता है सॉल्व हो ना हो। अलाउड वैल्यूज ऑफ एक्स, तो ये कैसे निकालेंगे, मतलब पार्टिकल कहाँ पर एग्जिस्ट करेगा। तो इसका आंसर है पार्टिकल वहीं पर एग्जिस्ट कर सकता है जहां पर मैकेनिकल एनर्जी बड़ी होनी चाहिए पोटेंशियल एनर्जी से। मैकेनिकल एनर्जी शुड बी मोर देन पोटेंशियल एनर्जी। सर 5 माइनस रूट 5/2 से लेके 5 प्लस 5 रूट 5/2 तक आएगा। ठीक है, वो मैथमेटिकल हो गया। मैकेनिकल 1 है, यानी एक इनइक्वालिटी सॉल्व करनी पड़ेगी, दैट 1 शुड बी मोर देन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7। अब ये मैथ का यहाँ पर भी कंसेप्ट यूज होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x 6 है सर, 6 है। 7 कर दिया था उसको मैंने। एनीवे किसी से भी करो, देखो उसको नंबर बदलने से क्या फर्क है, वो आंसर ही बदलेगा खाली। तो इट शुड बी लेस देन 0। अब आप इनइक्वालिटी से सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, ये देख लीजिए। प्लस 6 2 से 3 आएगी सर। 2 से 3 के बीच में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सर 2 और 3 एक्सक्लूडेड होंगे। मतलब ये वेवी कर्व मेथड लगाओगे ना इसमें? जी सर। यस सर। 2 और 3 के बीच, बिटवीन 2 एंड 3। ओके, तो ब्रैकेट हमने ब्रैकेट पे ध्यान नहीं दे रहे, मतलब आंसर है कि अलाउड वैल्यूज 2 और 3 है, कि 2 से 3 के बीच में यहीं पर पार्टिकल की पोजीशन मिल सकती है। यानी कि अगर कोई पूछे कि क्या ये पॉसिबल है कि पार्टिकल x इक्वल टू 1 पर अपना कोई पार्टिकल x इक्वल टू 1 पर कभी होगा, तो आंसर है कि कभी नहीं हो सकता। जानते हो ये क्लासिकल फिजिक्स में आप अलाउड वैल्यूज पढ़ रहे हो, इसी को मॉडर्न फिजिक्स में अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अंदर और बाकी चीजों में डिस्कस किया गया है कि कुछ पार्टिकल्स, मतलब पार्टिकल्स हर एक पोजीशन पर एग्जिस्ट नहीं कर सकते। और इसी का कहीं ना कहीं एक बेसिक आइडिया एटॉमिक स्ट्रक्चर में लिया जाता है कि इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस के अराउंड कुछ ही ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर सकता है। देयर आर सम अलाउड वैल्यूज ऑफ द रेडियस, बाकी सब रेडियस उसमें अलाउड नहीं होती है। बट वो थोड़ा सा मॉडर्न फिजिक्स का पार्ट है, बट फंडामेंटल्स उसका क्लासिकल फिजिक्स से ही निकल के जाएगा। क्लासिकल फिजिक्स कहता है कि डिपेंडिंग ऑन मैकेनिकल एनर्जी अ पार्टिकल कैन बी रेस्ट्रिक्टेड बिटवीन द 2 पॉइंट्स। यहाँ पर ये पार्टिकल 2 और 3 के बीच में रेस्ट्रिक्टेड हो गया है कि ना तो 2 से लेफ्ट जा सकते हो ना तो 3 के राइट जा सकते हो। और ऐसे केस में क्या बोला जाए, ये किस टाइप का मोशन हुआ, ये ऑर्बिटल मोशन हो रहा है या फिर ये ऑसिलेटरी मोशन हो रहा है। अगर आप 2 पॉइंट्स के बीच में ट्रैप कर दिए गए हो, ऑसिलेटरी, यानी यहाँ पर ऑसिलेशंस है, ये बॉडी ऑसिलेट करेगी, यहाँ पर पीरियोडिकली भी होगी और ऑसिलेट भी करेगी।
सर 1 पे क्या होगा, मतलब 1 पे पोटेंशियल एनर्जी अगर ज्यादा है उसकी ई से, तो x इक्वल टू 1 पर बॉडी, देखो एक बार बताओ, जरूरी थोड़ी कि बॉडी हर जगह चली ही जाए। एक बार देखो, आपको एग्जांपल देता हूँ, आपको मैं एग्जांपल, ये कोई जरूरी थोड़ी कि बॉडी हमेशा आप जहां चाहो वहां पर बॉडी पहुंच जाएगी। एक बार बताइए, मान लो हम अर्थ से हमने एक 2 किलोग्राम या 5 किलोग्राम की बॉडी को 20 मीटर पर सेकंड से भेज दिया, और हम यहाँ पर वेट कर रहे हैं, ठीक है, हम 50 मीटर की हाइट पर, एट 50 मीटर हाइट हम इस बॉडी का वेट कर रहे हैं, ये बॉडी मेरे पास आ जाए, क्या जाएगी वहां तक? आप कैलकुलेट करो इसकी मैक्सिमम हाइट। तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला लगाओगे, यू स्क्वायर बाई 2g लगाओ, तो 400/20 क्या हो गया, 20 मीटर, यानी कि 20 मीटर से ऊपर कभी जाएगी ही नहीं वो, यानी 20 मीटर से 50 मीटर के बीच में कैन नेवर फाइंड पार्टिकल इन दिस रेंज। अगर आपको पार्टिकल से मिलना है तो आपको 0 से 20 मीटर के बीच में खड़े होना पड़ेगा। तो ये जरूरी नहीं है कि अगर एक बॉडी मोशन करेगी तो वो हर एक पोजीशन पे जाएगी, उसकी पोजीशन की एक मैक्सिमम वैल्यू भी तो हो सकती है कि ये मैक्सिमम पोजीशन है, ये मैक्सिमम हाइट है उसकी, अब नहीं जा सकती उसके आगे। क्यों? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी एग्जॉस्ट हो चुकी है उसकी, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई, कहाँ से जाएगा उसके आगे? तो पिछले एग्जाम्पल में भी यही होगा, पिछले एग्जाम्पल में भी यही होगा, जानते हो क्या होगा? पिछले एग्जाम्पल में भी सिमिलर टाइप की चीज होगी। इसमें क्या होगा, x इक्वल टू 2 और x इसमें काइनेटिक एनर्जी कहीं 0 नहीं होगी। देखिए, जैसे ही बॉडी 0.3 पर आएगी, 0.3 पर आकर के उसकी काइनेटिक 0 हो जाएगी, फिर वो लौट जाएगा वापस, फिर जब वो 0.2 पर जाएगा फिर काइनेटिक 0 हो जाएगा, फिर लौट जाएगा इधर। तो x इक्वल टू 1 पे कभी जाएगा ही नहीं, मोशन होगा ही नहीं वहां पर भाई, तभी तो ऑसिलेटरी कह रहे हो यार। एक बार बताओ, आप एक पेंडुलम लें, पेंडुलम को आप एक वेलोसिटी दे दें, तो ये टू एंड फ्रो मोशन 2 पॉइंट्स के बीच में ही तो करेगा। तो वो 2 पॉइंट्स लिमिट, वो 2 पॉइंट्स मान लो ये है जहां पर पेंडुलम का ऑसिलेशन हो रहा है। अब अगर आप कहो कि यार यहाँ पर वो बॉल कब आएगी, तो मैं आपसे कहूंगा यहाँ वो बॉल आएगी ही नहीं कभी, नहीं बात सर मतलब सर सर बाउंडेड सिस्टम में मतलब ऐसा हो सकता है कि पोजीशंस हो जहाँ पे पार्टिकल मिले ही ना, बाउंडेड। हाँ, तो यही तो हो रहा है ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन देखिए, बाउंडेड के 2 एग्जांपल्स हैं, एक ऑसिलेटरी और एक सर्कुलर, एक ऑसिलेटरी और एक ऑर्बिट, ये 2 बाउंडेड के एग्जांपल्स हैं। तो ऑसिलेटरी मोशंस में आप की एक मिनिमम पोजीशन होती है और एक मैक्सिमम पोजीशन होती है, जिसको आप ऑसिलेशन में एक्सट्रीम पॉइंट का नाम देते हो, कि इन्हीं के बीच में जिंदगी भर चलना है आपको। ये पेंडुलम पूरी लाइफ इनके बीच में ऑसिलेट कर देगा अगर रेजिस्टेंस नहीं है तो। इन पोजीशंस के अलावा किसी और पोजीशन पर पेंडुलम कभी नहीं मिलेगा। सर बाउंडेड मोशन में से जो ऑसिलेशन होंगे सर वो हमेशा पीरियोडिक होंगे। अब ये एक सेपरेट डिस्कशन का पॉइंट है बच्चा, ये ऑसिलेशंस की चैप्टर पे चलोगे, हालांकि पीरियोडिक सर फिर इस एग्जांपल में हम लोग पीरियोडिक क्यों कह सकते हैं? नहीं होंगे, मैं इस एग्जांपल में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये सिंपल हार्मोनिक है। और सिंपल हार्मोनिक क्यों है? क्योंकि जो पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन है वहां से अगर मैं f को कैलकुलेट करूँ -du/dx करके, तो वो -2x और -5 है। और जब फंक्शन फोर्स x का लीनियर फंक्शन आ जाए, ये स्प्रिंग टाइप का फोर्स हो गया f इक्वल टू -kx टाइप, तो स्प्रिंग वाली फोर्स सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशंस करती हैं और वो पीरियोडिक होते हैं। ओके ओके, ये मैंने कहा था, मैंने एग्जांपल इसी तरीके से चूज किए हुए हैं। तो अब आप इन सारे टॉपिक्स को बेसिकली, क्योंकि ये ना इसमें फिजिक्स इन्वॉल्व हुई है ज्यादा, मैथ तो है ही है बट फिजिक्स के कंसेप्ट इन्वॉल्व हैं, और ये कंसेप्ट मैंने बता दिया। देखो चैप्टर्स कौन कौन से इनसे लिंक्ड है, ग्रेविटेशन लिंक्ड है, एसएचएम लिंक्ड है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इससे लिंक है, क्योंकि आगे की पूरी फिजिक्स में आप एनर्जी के बारे में डिस्कस करोगे। तो ये जो टॉपिक अभी आपने डिस्कवर किया है, ये इसके पहले वाला नहीं, जो यहाँ पर इसके पहले वाला तो आसान था कि f इक्वल टू -du/dx, वो काफी इजी क्वेश्चन है, इसमें नहीं कह रहा। बट ये एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी, एस्केप करने का कंसेप्ट, बाउंड होने का कंसेप्ट, ये थोड़ा सा रिवाइज करिए और इसके नोट्स बना करके प्रॉपरली, और
इसको हमेशा कैरी करना है अपने साथ। सर इसकी वीडियो से थोड़ी जल्दी डाल दीजिएगा, इसको देखना पड़ेगा 2-3 बार। नहीं मैं डाल दूंगा, ठीक है ना। जी।